सर प्रिंटिंग करवाएंगे ये नहीं बोलता, मैं उनका पेन निकाल के उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग सेटअप करके वो उनके साथ बैठता हूँ कि हाँ भाई आपका काम क्या है, मेरा काम क्या, हम आपके पार्टनर्स हैं, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, मिलके काम करो। नमाज का टाइम था, लगा के चला गया भाई इधर का प्रोफाइल है, नमाज पढ़ के आगे सारा डेटा बोला भाई इसके ये लिंक है। मैं 2 मिनट पढ़ा, सारा समझ में आया, कहानी का जिसको पढ़ने के लिए मुझे तकरीबन 3 दिन चाहिए होते थे। सबसे बड़ा मसला उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है कि वो किसी भी इन्वेस्टर के आगे जाके बैठेंगे, वो 4 सवाल टेक्निकली आपके प्रोडक्ट को लेकर पूछेगा कि यार ये बनाया हुआ, ये नंबर्स बताओ, ये नंबर्स बताओ, ROI, ARR, VRR, फला चीजें नहीं बता सकते। दूसरा, बेच नहीं सकते। वो एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाते हैं और बोलते हैं, या वो फ्रीलांस पे भी काम कर रहे होते हैं तो बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने कहता चले यार अभी चल रहा है तो चलने दे, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग उसको गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं अपने आपको। आपने ऑनलाइन किया, जब से आप ऑनलाइन करेंगे ना तो आपके पास फ्री ऑर्डर आएंगे, आपके पास वो 4 किलोमीटर में ऑर्डर आएगा, 6 किलोमीटर, तो आपने पकड़ा फौरन आप चले गए। AC सही चल रहा होगा, अगर उसको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए भी बुला लो तो इस चीज को आप कैसे कवर करते हैं कि ये सबसे ये मैं बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का पिन पॉइंट है इस वक्त। अगर मेरे ख्याल में, अगर मैं रफ नंबर बताऊं, कोई 16-17 हज़ार अगर वर्कर रजिस्टर्ड है मेरे पास, उसमें से 50% इलेक्ट्रीशियंस हैं, CCTV वाले हैं। हमने तो AC पे बात की है, मैकेनिक पे कौन कौन सी कैटेगरीज एक्टिवली प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं? सेल्स की जो स्किल है, मुझे लगता है यार आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नो हेजिटेशन। बोलो। अस्सलाम वालेकुम खज़र भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। सर पहले तो आपका आने का बहुत शुक्रिया। और जो एक टॉपिक है ना, हमारी कोशिश होती है कि एक स्किल पे हम बात करें। हमारी स्किल जो आज मैंने सेलेक्ट की है कि जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं इंक्यूबेशंस के अंदर, यू आर द वन जिसने फंड भी उठाया और एक्सप्लोरेट भी कर रहे हैं दुबई में और डिफरेंट कंट्री के अंदर भी मैंने देखा है, सऊदी में भी मैंने देखा है आपका, और दूसरा आप शार्क टैंक में भी आए थे, वो भी हम शेयर करेंगे। तो स्किल्स आज का यही कि जितने भी स्टार्टअप्स बन रहे हैं हमारे पास, वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले बिफोर डाइव इन द टॉपिक्स, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं और थोड़ा सा फंड भी बताइएगा, क्योंकि मोटिवेशन लेवल आता है ना, तो कहाँ से कितना फंड उठाया? देखिए, मैं 2004 में 1998 में मेरे फादर ने एक मेडिकल स्टोर ओपन किया था, जिसमें हम 3 भाई और फादर जाते थे, ठीक है ना। 98 में अब्बू जब रिटायर हुए थे तो हमने जो है ना, वाला दौर नहीं था, वो दौर गुजर, वो तो हाँ वो भी खैर नहीं, वही तो दौर था, हाँ वही दौर था। तो हमें मेरा मैट्रिक में था, मुझे याद है, हमारा मैं स्कूल ही नहीं जाता था। अच्छा, ऐसा नहीं था, मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो बस वो मेडिकल स्टोर था। 2004 में मेरे फादर का इंतकाल हुआ था हज पे। तो इन 6 सालों में हमने मेडिकल की पूरी इंडस्ट्री को, मैं तो 6th क्लास से शुरू हुआ था, तो और भाइयों का सारा सेटअप ऐसे में था। तो मेडिकल स्टोर चलाया 2017 तक, ठीक है। और अगर बात करें एजुकेशन की, तो मैंने 2012 में मैंने 2009 में KU से मैंने स्टार्ट किया था BBA, और फिर BBA किया, KU से ख़त्म किया, फिर MBA किया। KU में BBA ख़त्म करते ही मेरी जॉब लग गई थी ट्रेड की प्राइवेट लिमिटेड में, तो चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ को डील करती थी बेसिकली, और अली बाबा का एक वर्जन था वो। और मैंने वहाँ पे 6 साल काम किया, और मैंने वहाँ पे सिर्फ ये सीखा कि बेचना कैसे, ठीक है ना। मुझे बेचना बिल्कुल बुरा लगता था। मेरी जॉब लगी पहली, मैंने बोला ये मैं कहाँ बैठ गया, मेरी गाड़ियों बेचने वाली कंपनी में जॉब लग गई। मैंने बोला यार मुझे सेल्स नहीं करनी। लेकिन इवेंचुअली जैसे आज भी है ना, सेल्स की जॉब बेताशा, उस वक्त भी जेल्स की जॉब तो बेताशा होती है। स्किल सेट जो है ना, वो मार्केटिंग वालों के पास क्या होगा, एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। हमने भी कोई कोर्स तो किया नहीं था, तो सेल्स की जॉब लगी ये सोच के कि चलो यार अभी गुजारा करते हैं। लेकिन 6 साल मैंने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सेल्स सीखी और मैंने कनेक्शन बनाए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब वहाँ पे ही रहते हुए एक स्टार्टअप किया, 2 दोस्तों के साथ मिल गए, फिर वो ही परवान आगे चलता रहा। और आज भी उस ट्रेड की के लोग मेरे साथ जुड़े हुए, दोस्त यार हैं, पार्टनर्स हैं, सब कुछ है। तो जॉब भी करी। अब 2017 में एक शॉप थी, अभी भी चल रही है वो शॉप, अब मैं उससे बाहर हुई, टाइम ख़त्म हो गया तो लोग और दिख रहे हैं उसको। तो ये एक जर्नी है, एजुकेशन से लेकर पढ़ाई और धंधा जो है ना, बेसिकली जो बताने का मकसद ये था कि जो धंधा है ना, वो हमने 1998 से करना कुछ ना कुछ सीख लिया था। नहीं, बड़ा अच्छा था। और ट्रेड की पता नहीं है, मुझे याद आ गया, मैं भी उसी दौर का आदमी, उसका मतलब है। तो वो ट्रेड की बंद हो गया शायद ना, ट्रेड की बंद नहीं हुआ, ट्रेड की का जो स्कोप है वो कम हो गया। जो पहले था ना, बहुत स्कोप था। शारा फैसले बड़े बड़े बोर्ड आपको दिखते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक जमाना आया, उन्हीं अपने ही लोगों ने डस लिया उसको, ठीक है ना। छोटी छोटी टीमें अलग होना शुरू हो गई, अलग अलग उन्होंने अपने वही काम शुरू कर दिया। फिर उनके इंटरनेशनल कुछ केसेस भी चल रहे थे, जो कुछ रेप्लिका प्रोडक्ट्स को लेकर गलती में हो गए थे, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से कुछ चीज़ों का नुकसान उसने उठाया। लेकिन उसके जो बनाए हुए खिलाड़ी हैं ना, वो आज भी सॉलिड कंपनियां चला रहे हैं।
ज़बरदस्त। सेल्स की आपने बात की तो मैं वैसे ही अभी आजकल मैंने पता नहीं क्यों एनालाइज करना शुरू किया है कि आप कभी अगर आपने भी देखा होगा कि सेल्स जो है ना बेचारा मस्जिद का इमाम भी कर रहा होता है। अब पता नहीं मैंने कुछ अब क्योंकि आप सेल्स पर्सन में ढूंढ रहा था कोई बंदा कि मैं उससे सवाल पूछूं, तो आप देखें जो मौलवी होता है हर थोड़ी देर बाद कि अगर आज जुम्मे की नमाज का 50 रुपए दोगे वॉट एवर, तो आप सदका दोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट। और जो इमाम साहब सिर्फ नमाज पढ़ा के इंसानी से चलाते हैं उनकी मस्जिद का आप हाल देखें, और जो वो हर थोड़ी देर बाद या हर नमाज के बाद बोलता है कि ये सदका जारिया है और अगर आपने दिया तो आज इतने सवाब मिल जाएगा, और उसका सवाब अब तक मैंने पता नहीं कि 2-3 दिन से एनालाइज करा है मैंने, डिफरेंट जगह पे जुम्मे पढ़े। मैंने तो ऐसे भी हम सब देखे हैं, उन्होंने नमाज खुतबा खत्म किया जुम्मे की नमाज से पहले, और उन्होंने अपना इमामा जो होता है, जो भी कपड़ा पहने होते हैं, वो कपड़ा जमीन पे बिछाया। उन्होंने उसी वक्त बोला कि आप सब अभी के अभी यहाँ पे पैसे डालो। पूरी मस्जिद के सफ में से जितने भी लोग डोनेट करना चाहते थे, उन्होंने, एक तो आपने बोला ना एक इमाम कुछ नहीं बोलता तो वहाँ कुछ नहीं आता, एक इमाम बोलता है भाई सदका जारिया है आप दें, तो कुछ लोग उड़ जाते हैं मस्जिद में डाल देते हैं। उन्होंने तो ऐसी सेल्स पिच करी कि उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं करना है अभी के अभी। वो भाई अब उन्होंने क्यों किया, उन्होंने कहा अगर बराबर उड़ के जाएगा तो मुझे भी उठना चाहिए ना, कि वो 10 रुपए देकर आ रहा है तो एक मोमेंटम क्रिएट किया। मतलब समझ लें 75% मस्जिद जाके वहाँ 50 रुपए डाल के आ गई होगी अगर, तो उन्होंने सॉलिड काम किया वो। और वो ये नहीं बोलते कि आपकी मस्जिद को आपकी ज़रूरत है या आपसे पैसों से क्या हो, वो ये बोलते हैं कि इस पैसों की ज़रूरत क्यों है मेरी मस्जिद को, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। और ये पेन है, मुझे भी अक्सर अपनी मस्जिद जाता हूँ तो यार ये मैं इनके साथ बैठ जाऊँ तो मैं भी कुछ पेन आवाज़ निकालूं कि यार भाई बताओ मसला क्या है। ये मत बोलो कि सदका जारी है, सदका जारी तो है नहीं मसला, लेकिन मसला है भाई बिजली का बिल भरने के लिए पैसे चोरी हो जाते हैं यार, लाइट चोरी हो गए, छोटी मेंटेनेंस खराब हो गई, इतने मसले होते हैं। तो जब तक लोगों को बताओगे, मुझे तो पता ही नहीं मसले क्या मस्जिद के, हम तो बोल रहे हैं वाह मजा आता है, चंदा आ रहा होता होगा, चंदा कम आता होगा। चंदा असल में वो भी नहीं है, मैं तो खुद भी अकाउंट्स में ना हूँ, तो लोग अभी लोगों को वैसे भी नॉर्मली क्या माइंडसेट है, 10 था तो शायद 50 अब कर देगा 100। अब बताओ कि 400 रुपए का तो पेट्रोल हो गया। तो सेल्स पिच जो है ना वो करता है, नहीं वो हमारे इमाम साहब हमारे हाल है, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में 2-3 है। मैंने देखा यार ये इमाम साहब जो है ना सही, ये अभी ऐसा मोटिवेट करेंगे कि चंदा आएगा। और इवन इतना करते हैं कि रात में अगर कोई तकरीब है, जैसे कोई इवेंट है, तो खाने के ऊपर जो 1-10 मिनट देते हैं कि खाना खिलाना सुन्नत से लेके वो हदीस ला के देते हैं। मैंने कहा कभी रात का खाना कोई ना कोई जज्बात पे तो आएगा ही। तो सेल्स, मैं ये नहीं कहता कि वो नेगेटिव, लेकिन मतलब यार लोग कहते हैं सेल्स बुरा पैशन है। मतलब यार आप अगर इमाम भी बन गए तो आपको अपना जरूरी नहीं कि हम सदके ले, उनको बताना पड़ता है, प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो बिकेगा नहीं। सेल्स ऐसा पैशन है। अच्छा हम क्योंकि इस इंडस्ट्री में, शायद सेल्स की इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन सेल्स के लड़कों की आप अगर जाके जो पक्के सेल्स के IT में हो या कॉर्पोरेट्स में दूसरी कंपनीज में हो, गाड़ी, सैलरी, कंपनी में प्रॉफिट और प्रॉपर शशके, ये लड़के। और एक तो वो सेल के लड़के ना जो अभी कुछ पढ़ा नहीं उन्होंने, कुछ वो स्टार्ट हुए, कैरियर ही शुरू हुआ, तो वो तो आपको लगता है यार क्या सेल्स का बंदा है। लेकिन जो प्रॉपर सेल्स है, बड़ी बड़ी कंपनी में सेल ही, तो सेल्स के बंदे तो बैठे हुए। अगर मैं कंपनी रन कर रहा हूँ अपनी, ठीक है ना, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिंटिंग का काम है, तो मैं ऑपरेशंस के ऊपर मेरा कोई फोकस नहीं है। मेरा फोकस ये है कि यार मैंने इस कंपनी में जाके इससे काम कैसे लेकर आना है। एज अ ओनर मैं सेल्स का काम ही कर रहा हूँ बैठा हुआ ना, ठीक है ना। बस मेरी फर्क क्या है, सर प्रिंटिंग करवाएंगे ये नहीं बोलता मैं, उनका पेन निकाल के उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग सेटअप करके वो उनके साथ बैठता हूँ कि हाँ भाई आपका काम क्या है, मेरा काम क्या, हम आपके पार्टनर्स हैं, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, मिलकर काम करते हैं। लेकिन सेल ही रहा हूँ भाई, शादी भी करनी है तो सेल्स ही करनी पड़ती है। मोहब्बत की शादी में भी सेल्स है, बेचना है आपने। मैं तो उनको बहुत सारा को बोलता हूँ कि भाई आपने मोहब्बत की शादी करी है क्या? मेरी तो नहीं हुई, देखा मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है। नहीं अरेंज मैरिज होती है हमारी कोशिश, लेकिन ऑप्शंस तो रहते हैं। ससुराल वालों को फिर भी बेचा है ना, कुछ ना कुछ, वो आए थे घर में देखने के लिए आए थे, तो हमने बेचा। हमारा घर अच्छा है, हम आदमी अच्छे हैं, हमारी जॉब अच्छी है, हमारे पैसे अच्छे, हो सकता है तो कुछ भी ना हो, लेकिन हमने तो फुल पैम्पर करके बेचा है ना। आपको बेचना पड़ता है। तो ये तो आपने जो हमारा आज का टॉपिक भी है, आपने भी कोई स्टार्टअप बनाया तो वो बेचा, तो ये बड़ा अच्छा हमारा मोमेंटम भी क्रिएट है। तो कैसे बेचा? सबसे पहले तो अगर हम बात करें, मैंने तो नहीं बेचा, ठीक है, मतलब बेचा मैंने खुद नहीं बेचा, मतलब मैंने बहुत कोशिश करी जब खुद बेचने की तो नहीं बिका, ठीक है ना। मैंने बेचने की मतलब इन्वेस्टमेंट रेस करने की NIC में हम 2019 में या नहीं, हाँ 19 में 18 में NIC पहुंच गए थे हम, जब NIC का पहला कोहॉर्ट था। NIC पहुंचे, NIC ने हमने अवेयरनेस भी नहीं थी हमें, तो
आप अवेयरनेस की बात करें, मुझे ये नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। वो तो बाद में जब मैंने एंटरप्रेन्योर लोगों ने बोलना शुरू किया तो मतलब अच्छा हम एंटरप्रेन्योर हैं, हमें ट्रेडमार्क नहीं पता था ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है ना। हम फेसबुक पे लगा रहे हैं ट्रेडमार्क कराना है, कजन बोल रहे हैं कि भाई ससुराल में ये साहब ट्रेडमार्क में, तो मैंने कहा अच्छा ये मुझे पता ही नहीं ट्रेडमार्क ये वाला ट्रेडमार्क ये ट्रेडमार्क, तो अवेयरनेस के तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। तो खैर हम पहुंच गए, पहले कोहॉर्ट में हो गया, वहां से हमने बहुत कोशिश करी कि हम बेचें, हमें कुछ अच्छे लोग भी मिले, हमारी एक आज अच्छी थम्स अप भी हुआ। लेकिन उस पूरे दौर में आज मैं अगर पुराने जाके देखता हूँ ना, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने सारा टाइम वेस्ट किया अपने आप को बेचने के चक्कर में, क्योंकि मैं बिकने वाला आइटम ही नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। मैं एक स्टार्टअप था जिसकी कुछ अकाउंट्स में लीड्स थी, जो लोग मिल रहे थे उनकी मजबूरी बन जाती थी कि यार वो आपसे बात करें, हाँ हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को अब अगर वो बोलेगा नहीं यार वो पैसे नहीं, हमारे टाइम नहीं, तो आपके सामने इमेज खराब हो जाएगी। तो आप बोलते हैं भाई यार इसको इससे बात करते रहो, वो कुछ ना कुछ टाइम पास कराने के लिए ना, यार एक काम करो वो वाली शीट लेकर आ जाओ, यार एक काम करो वो वाला नंबर लेकर आ जाओ। तो एक बंदे के साथ तो 8-8 महीने गुजर गए, लेकिन आखिर में उसने कुछ दिया नहीं। बताता हूँ, ठीक है ना, ये वाला हाँ बताता हूँ, मिलता हूँ, यार ये वाली शीट भेज दो, यार वो वाली शीट भेज दो। भाई आपने मुलाकात करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आप स्ट्रेट बात करो। बोला भाई 2 हफ्ते 3 हफ्ते बस, ज़्यादा क्या होती है। ठीक है आप बिजी हो गए, ऑफ कोर्स हम भी अब बिजी रहने लगे, हमें समझ में आने लगी यार वो बिजी होंगे, तो भाई आप बिजी हो के ख़त्म करो कहानी को। तो जब हमने ये जो बेचा ना, पहला वाला जो हमारा मर्जर हुआ बेसिकली, वो बेसिकली ऐसे हुआ कि देखें आपको राइट टाइम का वेट करना है, ठीक है ना। वो हमारा राइट टाइम कैसे आया कि एक कंपनी को, एक इन्वेस्टर को, एक साहब को पाकिस्तान में, जिनका नाम सईद अबू अफजल है, और उनकी टीम ने सोचा कि हम पाकिस्तान में कुछ ऐसा लॉन्च करते। जैसे फूड पांडा के टाइम पे ईट ओए था, और फूड पांडा को कुछ लॉन्च करना था, तो ईट ओए की जिंदगी गुजर दी, वो जाता रहता लोगों से, नहीं उसने भी कोशिश करी होगी, लेकिन जब फूड पांडा आया कि उसको ऐसा कोई स्टार्टअप चाहिए जो ऑलरेडी इस डोमेन में 400-500 राइडर लेके बैठा हुआ, हम उसको एक्वायर करते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं और हम अपनी कंपनी को लॉन्च, तो हमें 1 टाइम शॉट मिल जाएगा। यही काम हुक्म जनाब के साथ भी हुआ। अफजल भाई ने फ़ोन किया, वो एक लंबी और मज़े की स्टोरी है कि वो कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं क्योंकि प्रिंटिंग है मैं बिजी था, मुझे फ़ोन आता है कि आपसे मिलना है, हम कुछ चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है ये वो। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा वही बात होगी, जाऊँगा, नंबर है नहीं कुछ अच्छे, वो बोलेंगे यार अभी नंबर तो है नहीं, बोलेंगे अच्छा तुम इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, बोलो मैं तो मेहनत के मांग रहा हूँ। तो वो मेहनत के नंबर तो नहीं मिलते हैं इन स्टार्टअप्स में, ठीक नंबर्स के पैसे मिलते हैं। मैंने कॉल उनसे बोला, मैंने कहा मिलूंगा मैं आपसे, ये जिंदगी में पहली मरतबा हुआ मेरे साथ कि मैं इन्वेस्टर्स को या कोई भी ऐसी कॉल आती है, वरना तो धड़ाम करके स्टार्ट बाइक जैसे भी हालत गाड़ी जो भी पहुंच जाते थे। फिर उनकी ना 15 दिन बाद भी दोबारा कॉल आई कि मिलना है आप से। मैंने कहा मैं लिटरली मैं बहुत बिजी भी चल रहा था, मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह इस हफ्ते मिलते हैं, कुछ नंबर लेके पहुँचता हूँ। फिर कहीं पे मैं गया मिलने के लिए प्रिंटिंग के काम से, वो साहब वहीं बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला मुझे पहचाना, मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं, मैंने फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा हाँ मुझे याद है। फिर हम बराबर रूम में बैठे, उनको अच्छा मेरा मर्जर कैसे हुआ, सिंपल मर्जर है, सही है। एक साहब मुझसे मिले, मैं उनसे मिला, 2 घंटे में डील डन हो गई, ठीक है। 2 वजूहत की ऐसे, एक मैं बिजी था दूसरे काम में, मुझे लगा अच्छे आदमी है, यहाँ से फायदा होगा, हुक्म जनाब को कर देते, ठीक है ना। दूसरा मेरी रेकी हो चुकी थी, मेरे बारे में मालूमात हो चुकी थी कि भाई इसके साथ आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपको एक किक मिल जाएगी। ऑफ कोर्स एक चिक है, मैं एक्सपीरियंस मेरा था, कर दिया तो सब कुछ था, तो वो जाहिर सी बात है मार्केट में जब जाते हैं क्या कौन क्या कर रहा है, तो अगर किसी ने रेफर कर लिया और कुछ अच्छे लोगों ने रेफर किया ही होगा, जाहिर सी बात है, तो ये तो अंदाजा हो गया था उनको कि हाँ ये डील अच्छी बन सकती है, तो टीम का पार्ट बना देते हैं, बाकी काम हम मिल के करेंगे। जाहिर सी बात है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक टेक के बैकग्राउंड से, एक टैक्सेस के बैकग्राउंड से, टेक्नोलॉजी हर चीज़ का बैकग्राउंड आ गया, मेरे पास ऑपरेशन का था, तो एक टीम बन गई। तो ये पूरा एक सिनेरियो था जिसमें हमारा एक मर्जर हुआ। उस मर्जर के बाद वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो कासिब में कन्वर्ट हो गई और हम चले गए। अच्छा उसी को आपने कन्वर्ट किया? हाँ, वही हुक्म जनाब जो है उसको कन्वर्ट, उसका ही नाम अब कासिब हो गया है। दैट्स द मर्जर वी हैव डन, ठीक है ना। उसमें सबसे अच्छी बात बताई क्या थी? सबसे अच्छी बात ये थी, अभी तक 2 साल तो हो गए जो मैंने लैस किया, ना मेरी नीयत ख़राब है ना उनकी नीयत ख़राब है, ना मैंने उनको कोई चीज़ ओवर प्राइस में बेचने की कोशिश करी, ना उन्होंने अंडर प्राइस ख़रीदने की कोशिश करी। दोनों सूरतों में बात ढंग की हुई और बात प्रॉपरली, तो आज तक चीज़ प्रॉपरली चली कि हाँ यार ये हमें मिल के कुछ इसको उठाना है, ठीक है ना। वरना आइदर वे अगर होता है ना 2 नंबर ये करी हुई है, डेटा फैच किया हुआ, फ्रॉड किया हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। तो जो आपने सवाल किया ना यार ये मैंने बेची कैसे, मैंने बेची अपनी मेहनत से, अपनी फेस वैल्यू से, अपने ब्रांड से, और कोई चीज़ मेरे उसमें नहीं बिकी। हाँ नंबर्स टैग पर यार थी,
वेबसाइट तैयार थी, फॉलोअर्स तैयार थे, बहुत सारी चीज़ें रेडी में हाजिर थी हमारे पास। हमने उसको किक ऑफ करने के लिए किया। इस जस्ट लाइक कि मुझे अगर एक पॉडकास्ट करनी है तो मैं एक ऑफिस खरीदूं, मैं तैयार करूं, मैं आपके पास आऊं, मैंने यार भाई बात सुनो, 2 घंटे के लिए दे दो, कुछ पैसे दे, काम शुरू हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अब क्या करना है। सेम गोज विद द इन्वेस्टर्स जो कि स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी आजकल यही चीज़ देख रहा हूँ कि अगर कोई चलती हुई चीज़ आती है, वो बोलती है भाई कुछ ये चाहिए, इससे हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा, तो उनके कंसल्टेशन इन्वेस्टमेंट के लिए सेटअप डाल देते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको शुरू से नहीं करना पड़ेगा सब कुछ। दिस इज वेयर यू सेल योर प्रोडक्ट। और क्या आप सजेस्ट भी कर रहे हो कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर का आजकल अल्फाज चल रहा है, तो वही ले लेते हैं हम भी। तो मतलब वो एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाते हैं और बोलते हैं, या वो फ्रीलांस पे भी काम कर रहे होते हैं तो बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर हैं। तो मैंने कहता चले यार अभी चल रहा है तो चलने दें। मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग इसको गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बता भी रहा हूँ कि वो लोग इसको कंसिडर करें। तो वो कभी मैं भी गया हूँ, NIC भी गया हूँ, डिफरेंट, वो एक उनके पास एक आइडिया होता है। कल तो एक वेबसाइट थी, इसने मुझे रीच आउट किया उसके लिए, पॉडकास्ट के लिए। वर्डप्रेस पे लिटरली वेबसाइट बनी हुई थी, उस पे अब तो क्योंकि AI है, क्लाउड पे मैं डालता हूँ तो वो पूरा शजरा अंदर तक निकाल के ला के देता है यार। वो मैं सही में कहता हूँ, सही मुखबर मुझे मिला हुआ है। तो उसने ला के दिया। इसने डोमेन अभी 3 महीने पहले खरीदा है। वर्डप्रेस पे इसने वेबसाइट बनाई है और जो फॉर्म लगा है ऐड पे लगाया। अच्छा मैंने कहा इसको, कहता है वो हमारा स्टार्टअप है, मुझे NIC पे जगह मिल गई, वो हमें फंड भी मिल गया। अब साइट्स पे तो मैं तो अब आप बोल दो कि मैं तो नहीं देख सकता ना, वो हमने पॉडकास्ट करनी है। तो मैं सुबह बैठा, मैंने कहा यार इसको डालते हैं। तो जब वो डाला तो मैंने बोला यार ये झूठ पे दुनिया काम नहीं रह सकती। जैसे आपने कहा कि आपने तकरीबन जो मैं पॉइंट में रहे थे कि आप करते हैं, आप अजम्पशंस पे ऐसा नहीं होता कि आपके अजम्पशंस पे पैसे मिलना है। इवन मैं तो बहुत शुरू से देखता आ रहा हूँ US के शार्क टैंक, ऑस्ट्रेलिया का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी 3 साल की मेहनत होती है, देन कोई आपको इन्वेस्ट करता है कि यार अब तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए। अब तुम कहते हो हमारा आइडिया है, और फिर अगर आपसे पूछो उसकी सैलरी कि भाई वो तो अपने घर के खर्चे कैसे उठाएगा, वो स्टार्टअप है ना मेरा, मैंने तो कुछ इनोवेशन कर दिया। सही कह रहा हूँ मैं? ऐसे ही बिल्कुल ऐसी। वो आप कंप्लीट करें तो मैं आपको बताता हूँ आजकल मार्केट में ये नहीं आप कंटिन्यू करें, मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं इसमें देखें मैं आपको बताऊँ, ये आपने जो सबसे बड़ा वर्ड इस्तेमाल किया ना, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, ये सबसे बड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी मार है, ये सबसे बड़ी खराबी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है इस वक्त जो हम जैसे आ गई है। जैसे शुगर की बीमारी ऐसे बीमारी आ गई। क्या करना है सबको ये लगता है, मैं भी सबको ये बोलता हूँ स्टार्टअप फाउंडर और एंटरप्रेन्योर बनना आपके लिए इतना आसान है कि आपने बोला यार ये आइडिया है, ये बहुत चलेगा कि मैं जहाज उड़ाऊंगा, नीचे ऐड लगा होगा, ठीक है, जो जहाज जहाँ से गुजरेगा वो सब ऐड देखेंगे, मार्केटिंग है भाई, हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और वो हम यहाँ से बैठ के क्लाउड पे ऐड चेंज कर देंगे, हर शहर के अंदर उसका ऐड चलेगा। आइडिया है, मैंने उसकी वेबसाइट बनाई, मैंने उसका पेज बनाया, करीमाबाद गया, विजिटिंग कार्ड्स बनवाए और मैं बन गया एंटरप्रेन्योर। बस ठीक है ना। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है, सही है, एक लेवल पे आ गया बोलाऊंगे, लेकिन हर कोई अपने आप को, अब उसके पूछो तुमने कुछ बेचा है, बोला नहीं, कुछ बनाया है, बोला नहीं, कोई टेक्नोलॉजी है, नहीं, कोई चीज तो होगी, कोई सॉफ्टवेयर, टैक्स कैसे भरोगे पता नहीं, ट्रेडमार्क क्या है पता नहीं, कॉपीराइट क्या है पता नहीं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे NIC में आते हैं जो बात करो ना, ये है वो है, ऐसे है वैसे, ये करा हुआ, ठीक है यार डेमो दे दो, गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेमो देने वाला नहीं है अभी, डेमो है फिग्मा पे, ठीक है, डेमो है स्क्रीन पे बना हुआ है, पेपर पे बना हुआ है, प्रेजेंटेशन ऐसी लिटरली। मैं बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं थक गया हूँ, लोग बोलते हैं यार बैठने आपके साथ, ये पता नहीं क्या चक्कर है, बैठ जाओ। अच्छा मैं बहुत सारे लोगों को तो आपको बैठने, मुझे कहते हैं पॉडकास्ट करनी है आपके साथ बैठने करते हैं, मतलब पॉडकास्ट करनी है, मेरे पास तो आते हैं और बहुत मैसेजेस आते हैं वो शायद यार मैं थक गया हूँ तहसीन भाई, उनके साथ बैठो ना, वो एक साथ ही ना 50 आइडियाज थ्रो कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अबे भाई। अच्छा उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर वो आते हैं यार आपने कुछ सोचा। अच्छा कुछ ऐसे आते हैं जो समझते हैं उनका नौकर हो गया मैं, उन्होंने मुझे बताया ना कि मैंने चलो मैं किसी को शेयर कर दूंगा, यार वो आपने किसी को शेयर किया, आपने बताया नहीं कुछ भी उसके बारे में कुछ। अरे भाई क्या मैंने तुझे नौकरी पे, तूने मुझे नौकरी पे रख लिया, क्या कर लिया तूने, सुबह भेजा शाम में पूछ रहा अपडेट, कोई जवाब आया कि भाई मेरे पास अपने कामों के लिए टाइम नहीं। कल मैं मम्मी को बता रहा था 78 कॉल्स लिए 12 घंटे में। इतनी कॉल्स किस बात? वो कल इत्तेफाक से कुछ बहुत सारे मसले मसाइल लटके हुए थे, तो मैं कॉल्स पे कॉल, और रोजाना मैंने पहली गाड़ी 5-6 साल पहले ली थी ना, मैंने मकसद के लिए ली थी, बाइक से मैं शिफ्ट गाड़ी, मैंने कहा यार मेरी ना आधी मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, मैंने कहा ये निमट जाएंगी गाड़ी के अंदर ही, वो कॉल भी निमट जाती है, बेगम भी नाराज जाती है, आप वहाँ से निकले तो फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा मेरा बच्चा, मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में फ़ोन से निकलने का मौका मिलेगा तो मैं तो फ़ोन करूँगा ना, मैं तो फ़ोन ही नहीं कर पा रहा तुमको, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ इसके बाद करूँगा, पीछे से दूसरी कॉल आ रही होती है।
और कितनी कॉलें तो निकल जाती हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर जो NIC में ना, अभी लास्ट 15 कोहॉर्ट में मुझे NIC में ना मास्टर ऑफ सेरेमनी का अवार्ड दिया गया। मैंने मुझे बुलाया, अवार्ड क्या दिया, उन्होंने बुलाया कि आप शो रन करेंगे। मैं ठीक है। अब उन स्टार्टअप्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स थे। अब कुछ स्टार्टअप ऐसे थे जो आज के दौर के बिल्कुल पुराने हो गए। जैसे कुछ ऐसा है कि भाई मैं ऑनलाइन ये बेच रहा हूँ, बुक्स। अभी मैं गया था, बुक्स बेच रहा था एक बंदा। हाँ, तो मुझे नहीं पता वो चलेगा नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, VC हैं, जितने भी एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाईजान एजेंटे AI लेकर आओ, कुछ नया, कुछ आजकल जो चल रहा है ना उसके मुकाबले में मेरे पास चीज़ प्रोडक्ट लेकर आओ। अब उसका मसला क्या है, वो हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, हर कोई चीज़। वो क्या बना रहा हूँ, वॉइस एजेंट बना रहा हूँ मैं, सही है, वो चैटबॉट एजेंट बना रहा हूँ मैं, हर कोई। मैंने क्या किया भाई, वो FBR के लिए वो एक जो ऑनलाइन चल रहा था वो मैंने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। टैक्सेस के लिए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया मैंने। म्यूचुअल, अब इतना सब कुछ होने लगा। पहले भी ऐसी होता हुआ खैर, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि फंडिंग किसको मिलेगी। आप आ जाए, आप इन्वेस्टर हैं, आपने बोला भाई कि कितने लोग हैं, अच्छा भाई ठीक है सही है। अब किससे बात करो, उसके पास नंबर्स नहीं है, उसके पास कोई पावर पॉइंट अच्छी नहीं है, कोई। मेरे पास भी यही मसला है ना। हम जब बैठते हैं, मेरे साथ मैं और अफजल भी बैठते हैं, मैंने अफजल भाई क्या क्या बातें करो, क्या क्या चाहिए, ये एक्सेल, ये नंबर्स, ये पिवट लगाना है, वो नंबर्स बार ऐसे वैसे, ना भाई ये तो हाई लेवल चीज़ है। और वो एंटरप्रेन्योर्स जो आजकल स्टार्टअप बने उनके पास तो नहीं है। मैं गारंटी कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है कि वो किसी भी इन्वेस्टर के आगे जाके बैठेंगे, वो 4 सवाल टेक्निकली आपके प्रोडक्ट को लेके पूछेगा कि यार ये बनाया हुआ, ये नंबर्स बताओ, ये नंबर्स बताओ, ROI, ARR, VRR, फला चीज़ें नहीं बता सकते। दूसरा, बेच नहीं सकते क्योंकि वो एक्सेस भी नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनका मसला ये वो बेचने वाले नहीं है ना, वो बनाने वाले हैं। हाँ, ये भी ठीक है ना। NIC में मेरे ख्याल में 1000 स्टार्टअप मैंने देखे होंगे। 2 किस्म के स्टार्टअप्स हैं। उनको या तो एक को मसला है कि वो कुछ बना नहीं पा रहा, सही है, ठीक है ना, उसको वेबसाइट तक उसमें किसी और से बनवानी है अपनी, उसमें भी कुछ चेंज नहीं करवा पा रहा, उसको cPanel नहीं पता, फला नहीं, शायद आज के बच्चों को बताओ। दूसरा है उसको बनाना बहुत कुछ आता है, वो धमाधम प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो हर चीज़ ERP टैक्स शेक से बना रहा है। अब उसको बोलो भाईजान बेचो, बोला मैं बेच नहीं पाता, मुझे बेचना नहीं आता। TV में, मीडिया में, मॉर्निंग शोज में, पता नहीं कौन कौन से अवार्ड्स में, सॉरी आपकी जैसी पॉडकास्ट बहुत सारी होने लगी हैं आजकल। आपके मैंने देखा है, आपके तो माशाल्लाह जितने भी क्राइटेरिया आपका थोड़ा अच्छा है, वरना आजकल तो हर किसी ने बोला ना भाई जो मिल रहा है। जैसे मेरे से राशिद भाई के पॉडकास्ट में देखता हूँ, आपकी देखता हूँ, कुछ और 1-2 लोग हैं जिनके गेस्ट मुनासिब आते हैं। अब मैं पता नहीं कितना मुनासिब हूँ, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा बस बुला लिया है पॉडकास्ट के लिए, बुला लिया बस कि हाँ भी ठीक है। अब वो चलता भी ऐसे सोफे पे यूं बैठे हुए जैसे भाई पता नहीं क्या है। उनसे पूछ लो आप एक मरतबा कि यार आपकी सेल कितनी है, बस खत्म। लेकिन क्योंकि पुराने हो गए, कहीं और से घर चल रहा है, किसी और तरीके से सैलरी आ रही है, किसी और तरीके से फंडिंग अपनी पूरी हो रही है, अपने खर्चे पूरे हैं, इसलिए वो एक मीडिया पे आने का ख्वाब जो है ना वो अच्छा चल रहा है। उसी में से कुछ अच्छे बच्चे बाहर निकल भी जाते हैं, डायरेक्ट सी बात है। नहीं, वो तो मैंने देखा आजकल पॉडकास्ट का जो आपने किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत आसान भी है। शायद वो एक ऑनलाइन की वजह से भी आसान हो गया कि वो एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट, और कहीं वो कहते हैं कि हमारी विजिबिलिटी आ रही है, चलने दें। तो उसमें मैंने देखा यार ये चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता मुझे भी। क्योंकि जैसे मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है यार, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़, आज हम सेल्स पे बात करें कि भाई जो बनाने वाला बंदा एक अलग होता है, अगर वो दोनों भी आपस में कोलैबोरेट करें तो अच्छा हो जाएगा। एक बनाने वाली साइड पर एक सेल्स, और अक्सर तो मैंने जो अपनी एक बात और मिस करी उसमें मैं ऐड करूँ, 2 होते दोनों बनाने वाले होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं दोनों सेल्स के बंदे हैं, मेरे साथ हुआ था ये। हम आपकी चीज को मैं एग्जैक्टली मैं वो बता दूं जो हमारे से मैंने रियल लाइफ में अपने साथ किया। मैकेनिक उस्ताद आपको याद है? मेरा सबसे पहला स्टार्टअप मैकेनिक उस्ताद था, जिसको हुक्म जनाब में किया था। मतलब जिसको हुक्म जनाब नहीं किया, मैकेनिक उस्ताद में मेरी लड़ाई हो गई थी पार्टनर्स में, तो मैंने अपना सेटअप अलग कर लिया था, मैं हुक्म जनाब हो गया था। हुक्म जनाब से फिर कासिब हुआ। जब मैकेनिक उस्ताद ना, हम 3 लोग थे, तीनों बंदे ट्रेड की के चाइना सेल्स डिपार्टमेंट के लड़के थे, उनको सेल्स आती थी। ठीक है। शाहजहां चौधरी को याद है आपको शायद, NIC का सबसे पहला डायरेक्टर, उसने 10 साल पहले बोल दिया था और 1.5 साल बाद वही हुआ कि आपकी टीम नहीं चलेगी। बोला क्यों? अच्छा, हमारे एज में क्या होता, 10 साल पहले हम छोटे थे, आजकल के स्टार्टअप, ठीक है ना। तो हमने बोला अरे ये जो है ना वो इसको कुछ ज़्यादा पता तो है नहीं, ठीक है ना, डायरेक्टर बन के बैठिए, हमें क्या बताएगा। लेकिन आज समझ में आता है, सही बोल रहा था, सही है ना। और 5 साल पहले समझ में आ गया था। उसने बोला आप तीनों सेल्स के बंदे हो, ठीक है ना, आपको सिर्फ सेल करना आती है, ना आपको ऑपरेशंस का पता, ना आपको मार्केटिंग का पता, ना आपके पास कोई टीम ऐसी जो फाइनेंशियल जानती हो, ना टेक्निकल जानती हो। अब आप मजबूरी में CFO बनोगे, COO बनोगे और CMO बनोगे, और बाद में लड़ोगे CEO कौन बनेगा। सही है, वही हुआ।
जिसको ऑपरेशन आते थे फालतू के वो सीईओ बन गया, सही है। जिसको ग्राफिक्स आती थी वो सीएमओ बन गया, जिसको फाइनेंशियल्स की एक्सेल शीट आती थी वो सीएफओ बन गया। और आखिर में लड़ाई इस बात पे दिमाग में चल रही थी कि हम में से सीईओ कौन बनेगा जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो। सही है। और वो एक रीजन बना आपस में इख्तलाफ का कि नहीं भाई मैं तो बोला मैं तो नहीं कर सकता भाई, अगर आप तीनों में ये इख्तलाफ है सीईओ कौन बनेगा तो भाई ये टीम तो आगे चली कैसे चल सकती है यार। सही है। 3 फाउंडर्स आपस में इस चीज को तैयार नहीं है कि हमें लीड कौन करेगा, तो फिर समझो कि आगे जाके क्या होगा। तो मेरा सवाल इस पे है कि तो आप लोग बेचने क्या जा रहे थे? आपने कंपनी तो बनाई तो कोई ऑब्जेक्टिव भी तो डिफाइन किया होगा। बस याद है तीनों पार्टनर बने और एक कंपनी फॉर्मेट कर। अरे वो तो ऐसी बनी थी ना, आपकी सोच है वो कंपनी कैसे बनाई थी, वो कंपनी कमेटी डाल के बनाई थी, सैलरी आ नहीं रही थी जहाँ बैठे हुए थे, ठीक है ना। हमने बोला क्या करें, हमने बोला यार एक कंपनी है वो ना बाइक रिपेयर मेंटेनेंस करती है घर पे जाके, तो यार हम भी कुछ कर लेते हैं। हमने 60,000 रुपये कमेटी डाली, जो मैंने स्टार्ट करी 12 बंदे पकड़े, पहली कमेटी हमारी थी। उस 60,000 रुपये से हमने वेबसाइट का डोमेन लिया, ये लिया वो लिया, टूल बैग लिया, ये किया वो किया, मेरे घर पे काम शुरू हो गया। घर से बंदा आता और एक लड़का था उसको वेबसाइट बनानी, चौथा भी था हमारा, हम 3 बाद में वो चौथा एग्जैक्ट चला गया, उसको वेबसाइट बनानी आती थी, उसने हमारे लिए वेबसाइट तैयार करी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख देख के। डोमेन खरीदा, बड़े 10 नाम सेलेक्ट किए, 10 काम सेलेक्ट किए, उसमें ये नाम और ये काम सेलेक्ट हुआ, और बस कुछ नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है, धंधा क्या होता है, कैसे चलेगा क्या चलेगा, बस स्टार्ट कर दिया। और ये सोच के स्टार्ट किया कि हमने उस वक्त बंदा रखा मैकेनिक 10,000 रुपये का सैलरी में। अच्छा, मैकेनिक अपने हायर किया, वो भी हायर किया, वो जो पहला मैकेनिक हायर किया था ना वो तो भागी गया, जिसके बलबूते पे काम शुरू किया था। 15 दिन पहले पता लगा और हमने शुरू किया था कि हम 1 जनवरी 2017 को कराची को गिफ्ट देंगे। सही है। तो घर पे बाइक मैकेनिक आ रहा है भाई। अच्छा भाई, हमने सोचा भाई, तो उसको बोला हमने अभी तो काम तो शुरू हुआ है, अभी तो चलेगा, अभी तो बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो पहले दिन से ही चल पड़ा। करते क्या थे, एक दोस्त जो चौथा चला गया उसकी वाइफ को हमने पैकेज बना के दे दी थी, ये बाइक मेंटेनेंस का पैकेज है, बस तुमने कुछ नहीं बोलना। वो बोलेगा क्या कर दो, बोला सर बाइक की ट्यूनिंग का पैकेज है हमारा, ट्यूनिंग होती है क्लच वायर सेट होता है, ऑयल चेंज होता है, और रॉकस्टर सेट होते हैं, पता नहीं वो इंजन के जो हमने इंग्लिश वर्ड निकालने थे हमने निकाल लिए। बस उसको पैकेज बना के, वो कॉल आती थी, वो कॉल पर ऑर्डर बुक करती थी, गूगल कैलेंडर के नाम से वो जो अभी चल रहा है हमारे पास, हम वो यूज करते थे। पहले एक ही था तो ग्रीन कलर था सबका, जब दूसरा मैकेनिक आया तो उसका ब्लू कलर हो गया, तीसरा मैकेनिक आया तो रेड कलर हो गया, 3 मैकेनिक तक तो ये चला, बल्कि शायद आगे तक भी ये चल रहा। हम अब कलर क्यों देने पड़ते थे, क्योंकि हम स्लॉट को डिफाइन करते थे कि हाँ यार ये अगर ग्रीन जावेद अगर जा रहा है कोरंगी, तो दूसरा अगर नाजमाबाद का है 10 बजे का तो ये ब्लू में दे दो। सही है। और कोरंगी वाले को ट्राई करोगे कोई सदर वदर का ऑर्डर या मलिक का ऑर्डर आए तो हम उसको वहां पे देने, चाहे वो 4 बजे, ताकि वो वहां ही वापस आए। इस तरह स्ट्रेटेजी बना के काम करे थे, कोई नहीं पता स्टार्टअप क्या होता है, क्या कैसे क्यों कब टी शर्ट बनवाई, डब्बा बनवाया, काम शुरू हो गया। वो 1 से 2 मैकेनिक हुए, 2 से 3 हुए, फिर काम बढ़ने शुरू हो गया। इवेंचुअली वो काम अच्छा चला, ठीक है ना, बट इवेंचुअली वो इस तरह से वो रिवर्ट भी हो गया। लेकिन स्ट्रेटेजी में NIC ने हमें बताया, अली समीर उस्मान उस वक्त कोच था हमारा, जो TPL वेंचर्स का CEO था उस जमाने में, अब तो वो शायद बाहर है, उसने हमें ट्रेनिंग करी क्या स्टार्टअप क्या है, वेबसाइट क्या होती है, फंडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। वरना हमें तो ये लगता था, मतलब हम सोचे भी तो $1 बिलियन उस जमाने में कि रेस करने, कैसे रेस करने, चलो रेस कर भी ले, कोई लाके चेक दे भी दे, $1 मिलियन का खर्च क्या करने कहाँ खर्च करोगे, क्या कोई दिमाग ही नहीं था कि यार 10 लाख रुपए का डेवलपर भी हायर हो सकता है, ठीक है ना, 20 लाख रुपए का CEO हायर करना पड़ेगा, 50 लाख रुपए की मार्केटिंग की टीम के वो जाएगी, ये तो कुछ नॉलेज में था ही नहीं ना। मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हाँ हम के भाई हम 50 लाख रुपए का साइन अप बोर्ड लगा लें शारे फैसल पे, ठीक है ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो तो अब पता लग रहा है कि हाँ यार ये पॉसिबल नहीं है, ये ही है, इसीलिए फंडिंग रेज हो रही है इतनी सारी कि आपको हैवी बंदे, अभी हमने रजा की मर्जी लिया ना तो हमें पता लगा, उससे पहले भी इन्फ्लुएंसर्स को लिया था तो महंगे हैं भाई। तो सोचो फिर वो जीरो जो कर रहा है काम, वो तो सारे इन्फ्लुएंसर्स को ले बैठा, वो तो कितनी फंडिंग के बाद जाके आपको ये ब्रांड इतना अपलिफ्ट हो रहा है। तो इतना पैसा है तो आप एंटरप्रेन्योर बनो और काम करो, वरना आपकी जर्नी बहुत लिमिटेड है। एक बहुत छोटे से एरिया में जैसे आपने काम किया ना कि मैकेनिक पे काम किया, तो एक बहुत, मुझे तो पहले था कि मैकेनिक आपने बोला नहीं, मुझे लग रहा था बोलना चाहिए कि मैकेनिक तो इतने खतरनाक होते हैं, वो तो उसको अगर काम पे भेजेंगे तो वापस ही नहीं आता होगा, तो वो भी एक अलग चैलेंज होते होंगे। खैर अभी हम आते, क्योंकि ये अलग टॉपिक मैंने रखा हुआ है कासिफ पे, इसके आपके जो सुबह उठाना पड़ता था, शॉर्ट बताता हूँ, सुबह उसको उठाना भी पड़ता था, इस पे तो आना भी है मुझे, और वो
कि लेबर बस से काम कराना इतना आसान अजाब नहीं है। है। सैलरी पे रखा हुआ है ना आपने, अगर तो खत्म। अगर उसको आपने 3 बजे काम दिया ना, तो अब वो 6 बजे तक काम खत्म नहीं करेगा, चाहे उसका आधे घंटे का काम, और वो वापस नहीं आएगा, वापस वो नहीं आएगा। तो मुझे ROI का वो तो अभी जैसे आपने कहा, मैं आपकी वीडियो भी देख रहा था कि आप बकायदा आप कहते हैं हमारे पास सर्टिफाइड लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर AC ठीक कराना है अभी तो उसमें हमने सारी सर्विसेज डाल दी हैं, कार सही कराना है, इलेक्ट्रिशियन काम है, प्लम्बर का काम है, तो वो सर्टिफिकेशंस मेरे समझ नहीं है, तो मैंने वेबसाइट तो देखी, तो वो कैसे सर्टिफिकेट आप खुद करा रहे हैं सर्टिफिकेशन? देखिए उसमें देखिए हमारे पास ना एक इदारा है जिसका नाम है NAFTAC। जैसे ये जितनी भी हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका HEC है ना, जो HEC डिग्री देता है, वही डिग्री दुनिया भर में चलती है। इसी तरीके से जितने भी ये वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अमन टेक, हुनर, सैलानी, जितने भी हैं, इनको जो डिग्री मिलती है वो NAFTAC से मिलती है। सही है। हमने इन सब वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर से भी पार्टनरशिप भी करी हुई है, और हमने पार्टनरशिप करी हुई है NAFTAC से भी। ठीक है ना। अब हम 2 काम करते हैं, हम जितने बंदे हमारे, अब जिसके पास NAFTAC की सर्टिफिकेशन है, ठीक है, हम उसको अपने पास ऑन बोर्ड करते हैं, वो आके सर्टिफिकेट शो करता है, हम NAFTAC से वेरीफाई करते हैं, वो वेरीफाई हो जाता है, फिर पुलिस, नादरा, CBL तीनों हम करते हैं, तभी वहाँ पर ऑन बोर्ड होता है। और अगर वो किसी वोकेशन ट्रेनिंग से आ रहा है तो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। और अगर वो बोलता नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारा ठीक है, सही, हम उसका एक तरीका है हमारे पास, हम उसको सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं। ठीक है ना। हम कोई सर्टिफिकेशन बॉडी नहीं है, हमारे पास पार्टनर्स हैं जो सर्टिफिकेशंस देती हैं, हम बगैर उस सर्टिफिकेट के अपने पास ऑन बोर्ड नहीं करते बंदा। लेकिन ये जो अगर मैकेनिक जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो वो तो इस तरह की फटिक्स में नहीं पड़ते जो हमारे पास पढ़ जाते हैं। 2 तरीके हैं। जो लड़के बिल्कुल फ्रेश निकले थे ना, जो 25 साल 20 साल में अच्छी फैमिली, लेकिन उसको मैकेनिक बनना था, बाहर जाना था, वो सारा अमन टेक वोकेशनल सेंटर्स में भरा पड़ा हुआ है, और वो वहीं से सर्टिफिकेट होकर बाहर निकला हुआ है, उसके पास कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट भी है, जो उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि एक बंदा जो आप बोल रहे हैं यार छोटा सा था, उसी दुकान में वो 50 साल का हो गया, हाँ, उसके पास कुछ नहीं है, जो हमने और आपने देखे ज्यादातर, उसको क्या करें? पहले तो ऐसे ही होता था ना। तो अब उसको क्या करें? अच्छा, ऐसा हमें भी लगता था, लेकिन जब हमने घुसे ना तो पता लगा भाई जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, जो हमारे पास अप्लाई करता है, भाई उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि सिर्फ उसने दुकान पे काम नहीं करना, उसने टोयोटा में भी काम करना है, उसने सुजुकी में भी काम करना है, उसने डिफरेंट कंपनीज में काम करना, तो सर्टिफिकेशन चाहिए उसके लिए। तो ये लोग कर लेते हैं, बताते नहीं है। और जो नहीं करते, जो दुकान पे ही बुढ़े हो गए, अगर वो मेरे पास आता है तो देयर इज अ पार्टनरशिप ऑफ माइन कि मैं उनको 2 दिन का एक टेस्ट करवा कर सर्टिफिकेट दे दूंगा, वही सर्टिफिकेट जो उसको पूरा कोर्स करने के बाद मिलता, जो दुनिया भर में चलेगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा। उसकी भी विन विन सिचुएशन हो गई ना। एक तो अगर वो दुकान पे लगा हुआ काम कर रहा है, या फिर वो वहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको वहीं छोड़ देते हैं, करते रहे, जब ऑर्डर आता है फिर जब वो फ्री बैठा हुआ है ना, हमारी ऐप करीम मुर्गे का काम करती है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं अपने आप को। आपने ऑनलाइन किया, जब से आप ऑनलाइन करेंगे ना, तो आपके पास फ्री ऑर्डर आएंगे। सही है। आपके पास वो 4 किलोमीटर में ही ऑर्डर आएगा, 6 किलोमीटर, तो आपने पकड़ा फौरन आप चले गए, वरना आप काम कर रहे थे, आपने ऑफलाइन कर दिया अपने। जबरदस्त आइडिया है भाई। मैं लिटरली, मुझे कस्टमर्स का तो नहीं पता, क्योंकि मतलब क्योंकि मैंने सुना नहीं है ना उनको, फीडबैक तो आते हैं, सारे फॉर्म्स भरते हैं, सब लोग करते हैं, हम कॉल्स भी करते हैं, रिव्यूज भी लेते हैं, गूगल भी भरा पड़ा हुआ है 300-400 रिव्यूज से। लेकिन मैं अपनी बात करूँ ना, कासिफ मेरे जैसे, जब मैंने देखा ना, मैंने मेरे लिए तो ये क्या चीज़ बना दी मैंने। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने अपनी चीज़ बनाई है, मैं तारीफ करूँ। मैं कभी कभी बैठा होता हूँ, 2 वाकयात ऐसे हैं। कैमरा लगाना था घर पे, एक ही कैमरा था, वो थोड़ा वायरलेस वाला। अब मैंने अपना एक दोस्त था जो हमारे पास असद काम करता है, सीसी कासिम में काम कर, मैं उसको फ़ोन किया, तो अब ज़्यादा लड़के मेरे ही पुराने हैं, तो मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, ऐप पे नहीं बुलाता। बोला सर मेरे पास तो बहुत काम है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। हाँ सही होता है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा? मैंने क्या अपने एम्प्लॉय मेरे ऑफिस के बोलते हैं यार अभी बहुत थोड़ी चीज दूसरा बसा हो ना मैं। ठीक है, कजन भी मुझे फ़ोन करते हैं, वैसे ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने ऐप खोली, CCTV पे क्लिक किया, बंदा साइन हुआ, 8 बजे साइन हुआ, 9:15 बजे मेरे घर पे था। ठीक है, आया, शर्ट में आया, बेहतरीन, मुझे पता है CBLC पुलिस वेरीफाइड है, मुझे कहीं जाना भी था। मैंने अपने भतीजे को बोला ये आ गई अंकल, यहाँ कैमरे जगह, मैंने समझा दी उसको। वो एक्सपीरियंस बात करने से पता लग गया था, उसके टूल बैग से पता लग गया था। थोड़ी देर बाद कैमरा लगा, वो चला गया, उसको मैंने ऐप पे ही पेमेंट कर दी, उसके अकाउंट में चली गई, खत्म हो गई बात। क्या ज़िंदगी आसान हो गई मेरी ना। अम्मी, मेरी वालदा जो, हम 3 भाई हैं, उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लाई है वो ना अपनी लाइफ के अंदर, कि मैं हर 4-4 महीने 3 फ्लोर पे रहूँगी। ठीक है, पहले वो नीचे रहती थी, उन्होंने बोला नहीं यार अब मैं 4 बहू को तंग करूँगी, तो 3 बहू को। तो अब क्या हुआ, अम्मी मेरे फ्लोर पे आई, तो जिस रूम में थी उस रूम में LED नहीं थी,
वो नीचे वाले रूम में लगी हुई थी, पूरा सब कुछ लगा हुआ था। अब अम्मी और मैं बैठ के बात कर रहे हैं कि यार ये LED कहाँ लगानी है, और मैं अपनी ऐप खोल के बुक कर रहा हूँ प्लम्बर। मैंने प्लम्बर बुक किया, जब तक जगह डिसाइड हुई ना, जब तक प्लम्बर मैंने कांटेक्ट में था कि सर मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, थोड़ी देर में वो बंदा अपने ड्रिल मशीन और पूरे बैग के साथ T-शर्ट में आ गया। अम्मी बोली ये कौन? मैंने कहा ये अपना कासिम, कहाँ लगानी है बताए। मेरी डली खत्म हो गई कहानी। लेकिन पहले एक अगर वॉशरूम की कोई जो कपड़े टंगाने के लिए हैंगिंग स्लाइड होती है, खूटी जिसको कहते हैं हम, यार वो लगाने के लिए 4-4 हफ्ते गुजर जाते थे। एक चीज आपने इसमें और ऐड कर सकते हैं कि जो AC लगाने वाला है ना, वो गैस के साथ ये नहीं बोलेगा कि पाइपलाइन खराब हो गई। ये मोहल्ले वाले आते हैं ना, मैंने देखा है AC सही चल रहा होगा, अगर उसको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए भी बुला लो, तो इस चीज़ को आप कैसे कवर करते हैं कि ये मैं बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का पिन पॉइंट है। उसको बुलाओ, बोलो यार गैस थोड़ा सा कूलिंग कम कर रहा है, सबसे पहले तो बोलेगा हवा कम है, वो जैसी गैस डालेगा या वो क्या करेगा, उसके बाद बोलता है सर ये पाइप भी लीक हो रहा है, यार ये तो बदलना पड़ेगा। अच्छा बंदा फंस जाता है। कहते यार मैं आपको इसकी सिंपल आसानी देता हूँ। आपने कभी या किसी खानदान में आपने सुना होगा यार रेंट पे घर चाहिए, हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब आप घर रेंट पे लेने जाते हैं तो जो घर आप देखते हैं, आप फिर उस गली में किसी को ढूंढते हैं, यार ओनर से बात करा दो, फिर आप हो जाते हो उस ओनर से कभी कभी डायरेक्ट। कल की बात एक साहब बैठे हुए बता रहे थे यार उनके पास किसी साहब ने, मैं भी उनको भी जानता हूँ, किसी साहब ने उनको अपने घर दिए थे रेंट पे चढ़ाने के लिए। जिसको रेंट पे चढ़ाने के घर दिए थे उसने उसी इलाके के किसी डीलर को भी बताया, लाके दिखा दिया कि ये घर मेरे पास आए हैं, तुम्हें चाहिए हो तो किसी पार्टी को दिखा देना। उसने वो उनको भी जानता था जिनका ये घर था, ठीक है, उसने उनको फोन कर दिया। उन्होंने वापस उस बंदे को फोन किया, यार तुमने उसको बताया था, उसका फोन आया था कि वो बोला मुझे भी दे दे चाबी, मैं भी दिखा दूंगा किसी को। भाई तुझे एक एजेंट ने घर दिखाया, एजेंट से रहे ना, तू पार्टी से डायरेक्ट हो रहा है। हाँ। और किस फील्ड में ऐसा नहीं होता कि यार वो 2 नंबरी करने की कोशिश करता। अब यहाँ मसला क्या है, यहाँ मसला ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये एडिटर फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में बैठा होगा, अब मैं यहाँ अगर ये बात कर दूं यार मेरी एक कंपनी है जिसमें एडिटिंग भी होती है और मुझे जॉब की जरूरत पड़ती है और मुझे कोई बंदा चाहिए जिसकी ना 4-5, ये बंदा मुझे फोन करेगा, सर वहाँ ना ये आप मुझे बता दें, ठीक है। तो ये तो इंसानी फितरत का मसला है। बड़े बड़े ब्रांड्स बाइकिया, करीम, उबर, आप बाइकिया से कुछ राइड मंगवा लो, वो जो सुबह वाली राइड है ना वो आपसे बोलेगा सर रोजाना जाते हैं। हाँ यार ये बड़ा खतरनाक सीन है, ठीक है। और अब सर वो बाइकें खत्म हो जाती है, वहाँ पे बंदा शुरू हो जाता है, ठीक है। करीम फूड पांडा से आप जो खवातीन होती हैं वो ऑर्डर जैसी करती हैं, तो जिस घर से वो जो होममेड खवातीन है वो जैसी करती हैं, तो वो राइडर पूछ लेगा सर बाजी आपकी रोजाना डिलीवरी होती है? हाँ बाजी मैं यहीं पे आ जाऊंगा, आप मुझे बस हर चीज के 100 रुपए दे दिएगा। बस सही। फूड पांडा गायब हो गया। मैं क्यों सोचूं कि यार वो डायरेक्ट हो जाएगा, वो बोलेगा ज्यादा पैसे कम है, तो हर बंदा चोरी चकारी कर रहा है। मेरा काम क्या है इस वक्त, एक सर्टिफाइड बंदा जो कि पढ़ा लिखा है, एक पुलिस से वेरीफाइड बंदा, CPL से वेरीफाइड, नारदरा से वेरीफाइड बंदा मैं आपके घर पे पहुंचा दूं। उसके बाद मैं उसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखता हूँ, वो तस्वीरें अपलोड करता है ऐप पे ही। दिखाऊं आपको? बिल्कुल दिखाएं यार, और अगर रिकॉर्डिंग में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है हमारे पास। ये जो दिखा रहे हैं तो आप इसको रिकॉर्ड भी दिए मुझे दिखाएं। ये देखिए, अगर हम रिकॉर्डिंग भी ला सके तो अच्छा हो जाएगा। हाँ इस पे ना ऐप पे मैं उसकी आपको स्क्रीन्स भेज दूंगा आपको इसकी ना, आप ये आप चैट आप उसकी चैट दिखाना। उस चैट पे क्या होता है, जब बंदा CCTV के लिए बुक करता है ना, जैसे इसमें मैं बुक करूंगा ये बंदा ढूंढने लगेगा ना, जैसे उसके बाद ना बंदा असाइन हो जाएगा। बंदा असाइन हो गया, अब जब वो आपके घर पे आएगा ना, लिखा आएगा मैं आ गया हूँ, मेरी टीम को फौरन अलर्ट आ जाएगा ये वर्कर इस घर पे पहुंच गया। अब वो मेरी टीम इस चीज का वेट करेगी, ये कॉस्ट प्रपोज करेगा। जब तक कॉस्ट प्रपोज वो चैट पे नहीं करेगा, रियल टाइम नहीं हो रहा, रियल टाइम में हो रहा है ना, नहीं ह्यूमन बेस हो रहा है। नहीं बंदा तो ह्यूमन बेस कर रहा है ना, तो जैसे ही पहुंचेगा वो क्लिक करेगा, जैसे मैं करीम में होता है कि मैं आ गया हूँ, आई एम वेटिंग आउटसाइड, जो भी होता है वैसे वो क्लिक करता है, ठीक है। जब वो काम सारा देख लेता है तो वो काम देखने के बाद चैट पे लिखता है जाके कि ये काम में 5,000 रुपये लेबर है और 4,000 रुपये का सामान है। अच्छा सामान वो खुद लाता है या? ठीक है, अगेन डिपेंड, आपकी मर्जी, आप जाके ले आए या आप बंदे को बोल दें, लेकिन मेरी टीम को पता है कि वहाँ पे ये काम होने लगा है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि गैस उसने बोला कि भाई इस AC को उसने एक्सपेक्ट किया इनिशियली गैस लीकेज है, तो वो वहाँ लिख देगा कि भाई गैस लीकेज में मैं इससे 3,000 रुपये लेने वाला हूँ और रिपेयरिंग करने का मैं इससे लेबर तस्वीरें डाल देगा। नहीं वो अभी ये कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद वो तस्वीरें ले चुका है अभी वो, ठीक है, डाली नहीं है उसने। हमें देखा कि हाँ यार ये काम हमारे हिसाब से, हम इसमें बाद में AI भी ले आएंगे, लेकिन अभी हम टीम बैठी है हाँ यार ये काम हो गया, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं है उसके कुछ भी, वो सिर्फ ऑटो चेक कर रहा है बस वो काम। अब ये दोनों चीजें जब तक कस्टमर ओके नहीं करेगा ना, वर्कर काम नहीं शुरू कर सकता।
ठीक है, कस्टमर उसी चैट पे बोलेगा मुझे ये डील मंजूर है, वरना वो हमें कॉल करता है यार महंगा लगा रहा है, सस्ता, हम इसको डिस्काउंट देते हैं, जो भी करते हैं हम डील क्लोज करा देते हैं, काम खत्म हो गया। जब काम खत्म हो जाता है फिर वर्कर जब तक पिक्चर्स अपलोड नहीं करेगा कि मैंने क्या चीज़ को कैसे फिक्स किया, ये एलईडी यहाँ लगानी थी, यहाँ लगा दी, वो अपलोड करेगा। उसके बाद कस्टमर वो पिक्चर्स देखता है, हाँ भाई सब कुछ ओके हो गया, पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है, इजी पैसा, जैश कैश वगैरह सब कुछ जाती है, वहीं पे क्लोज कर देता है। उससे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक हो जाता है। आपके दिल में जो शक आया कि यार इसने तो पता नहीं क्या बोल दिया था, मुझे ये कर दिया था, तो हम भी कहीं ना कहीं एआई को लेकर आ जाएंगे बाद में कि हाँ नहीं यार इसमें ये गलत लग रहा है, या ये पहले ही हुआ था काम, वो रिपीट। जब वो हमारे एसेट मैनेजमेंट टूल में आ जाएगा ना कि हाँ यार ये एसी, ये रूम तो पिछले साल भी कराया था इसने एसी चेंज, एआई बता रहा है ये इस साल फिर एसी चेंज करा रहा, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है। ये बहुत अच्छा किया कि अगर उससे पकड़ेगा कैसे कि टाइम लाइन से भी पकड़ लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कासिफ की ऐप की और आज गैस जलवा दी, ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए यार, वरना गैस ऐसी ही कभी भी चली जाती है। मैं गलत बात बोलता नहीं हूँ यार, जिंदगी में गलत बात नहीं बोले कभी भी। अब एग्जाम्पल लगा लेते हैं, अल्लाह ना करे हो, एक हम तौबा भी करते हैं, वो गैस चलेगी तो हमने उसको बोला भाई आया है, उसने बोला भाई ऐसी की गैस चलेगी, लगे, लेकिन अगर वो 3 दिन बाद फिर चलेगा तो यू हैव अ डेटा। बिल्कुल, तो ये डेटा भी है, तस्वीर भी है, कहाँ रिपेयरिंग करी थी, क्या किया था, क्या नहीं, सब कुछ उसके उस वर्कर के पास भी है, मेरे पास भी है और आपके पास भी है, हिस्टोरिकल डेटा सब कुछ आपके पास है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब कभी कभार आपको भी याद नहीं रहता ना यार मैंने ऑयल कब चेंज कराया था, ये एसी मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या काम कराया था, कितने पैसे खर्च किए थे, क्या चीज लगाई थी इसकी। कोई और वर्कर भी बुला लिया आपने, उसको दिखा दिया यार इसने ना देख ये लगाया था, मेरी तस्वीर देख ये लगी हुई, बोला हाँ लगी भी तो सही है लेकिन ये गड़बड़ है। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड में होगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल ये एसी लिया और आपने इसकी आपने मेंटेनेंस कासिफ से कराना शुरू कर दी। सही। अब आप बेचना चाहते हो ना, किसी को भी रिपोर्ट दिखा दो आप, ये देखो भाई ये मेंटेनेंस यहाँ से चल रही है इसकी, गाड़ी की हर चीज़ की मेंटेनेंस मिल जाएगी आपको उसमें, प्लस रिकॉर्ड सारा कॉर्पोरेट के लिए भी, वर्कर्स को, उसमें सारी चीज़ मौजूद है। तो आपका जो एक, मेरा भी यही सवाल है हर किसी का, मतलब आपका नहीं, आपने क्या बोला 90% ना, कि ये सवाल 90% लोगों का यही सवाल होता है भाई, 100% लोगों का यही सवाल कि यार मुझे चूना दिन लगा देगा, आप कैसे वेरीफाई करेंगे, वो डायरेक्ट क्या होगा। उसका रीजन, उसके 2-3 आंसर है। एक तो हम बहुत टेंशन लेते नहीं है, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं हम उन्हीं के साथ फोकस में, जो चोरी करना चाहते हैं हमें इतना पता है कि वो चोर नहीं है, वो 2 नंबर ही कर रहा है, मतलब वो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, आइडिया हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है, हम उसकी आईडी ब्लॉक कर देते। लेकिन हम जो जेन्युइन सुथरा काम कर रहे हैं, हम उसको अभी हमने 91 वर्कर्स की टेस्ट करवाया था, अभी हमने परसों की बात है, और सारे ऑफिस आए हुए थे, सबको सर्टिफिकेट बांटा है फ्री में, 9,000 रुपये हमारी कॉस्ट लगी उस पर, ठीक है ना, लेकिन उन सबको फ्री में दिया और उन सबको बता दिया कि भाईजान ये सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया कि आप अच्छा काम करते हो, आप तो अच्छा काम करते हो, आपको तो पता ही है, आपकी ये सर्टिफिकेट दुनिया भर में चलेगा, आप सऊदी अप्लाई कर सकते हो किसी भी जॉब के लिए, ठीक है ना, लेकिन आप ना करो, आप मेरे पास 250 ऑर्डर कर लो, आप मेरे पास 250 ऑर्डर कर लोगे, मैं बाहर भेज दूंगा आपको, क्योंकि आपकी रेटिंग मेरे पास आ रही है। मॉडल वही है, रेटिंग कस्टमर भी दे रहा है, वर्कर भी दे रहा है, तस्वीरें भी अपलोड हो रही हैं, कमेंट्स भी जा रहे हैं, तो आपकी रेटिंग, आपके 250 ऑर्डर्स, आपका सर्टिफिकेट आपको बाहर भेजने के लिए एलिजिबल कर देगा हमारे पास। हमने लाइसेंस ले लिया बाहर का, जबरदस्त, हम बाहर भेज देंगे उसको। हमारे पास बहुत डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान से वैसी डिमांड बहुत सारी है, लेकिन होता है कि एक्सपायर्ड होता है यहाँ से। बहुत दफ़ा मैं कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन एक और बार बता रहा हूँ। मैं दुबई जा रहा था, हाँ मैं दुबई जा रहा था, तो मेरे बराबर में एक बंदा बैठा हुआ था, वो मुझे पता था कि वो किसी गांव से। मैंने तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं सऊदी जा रहा हूँ, कनेक्टिंग फ्लाइट थी सऊदी की। मैंने कहा अच्छा। बोले क्या काम करने जा रहे हो? मैं प्लम्बर हूँ। मैंने कहा गुड। बोला प्लम्बिंग में आपको क्या आता है? उसने बताया मुझे प्लम्बिंग में ये आता है, ये आता है। मैंने कहा तुम्हारी वहाँ पे तनख्वाह कितनी है? बोला ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा रहोगे कहाँ? बोला ये भी नहीं पता। मैंने कंपनी कौन सी है? ये भी नहीं पता। मैंने जा कैसे रहा भाई? बोला मेरा कज़न वहाँ पे, उसने मुझे भेज दिया है, अब मैं वहाँ जाऊँगा। अब उसके साथ क्या होगा किसी को नहीं मालूम। हम जब भेजेंगे ना तो प्रॉपर चैनल से भेजेंगे, प्रॉपर कपड़े बना के भेजेंगे, प्रॉपर तैयार करके भेजेंगे, सर्टिफिकेशन के साथ भेजेंगे, वेरिफिकेशन के साथ भेजेंगे, और वहाँ पे जो कंपनी हमारे साथ काम करी वो भी जेन्युइन होगी। तो ये चैनल स्ट्रीमलाइन करने की जिम्मेदारी हमने ये ठेका लिया है। कासिफ जो है बेसिकली उसका विजन ही यही है कि आपने इन ब्लू कॉलर वर्कर्स को तमीज़ से, प्यार से, हर स्किल से, हर चीज़ से सेट करके एक्सपोर्ट करना है। जो पाकिस्तान के लिए बाहर से रेमिटेंस भी भेजे, तमीज़ से भेजे, और वहाँ पे जाके स्लिप ना हो, परेशान वहाँ की गवर्नमेंट को ना करे। वहाँ की गवर्नमेंट को परेशान करेगा तो वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को बोलती है कौन से एजेंट है तुम्हारे भाई, पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, यहाँ वो चलता ही नहीं हमारे पास। तो अब उसको क्या करें? डिपोर्ट करें, खर्चा होता है उनका।
तो ये हम मॉडल चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ये ज़बरदस्त है, क्योंकि एक तो इतने सारे लोग जा रहे हैं विदाउट, तो अगर इंटरनेशनली भी लगा दें कि भाई कासिफ से वेरीफाइड हो गया, कोई भी इदारा, हम कासिफ नहीं कहते, वो चलें, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक आपके, क्योंकि आपका एक जर्नी चलता हुआ है, जो हमने कहा नंबर होने चाहिए, जो हमारा इनिशियली था कि सेल्स करने के लिए नंबर चाहिए। तो अब आप बंदे बेच रहे हैं तो अब आपके पास भी नंबर है, क्या देखो हमने इतने नीचे ट्रेन किया हुआ है और ये हमारे पास सर्टिफिकेशन है। तो गवर्नमेंट कोई लो बना सकती है कि विदाउट अप्रूवल ना जाए, यहाँ से बंद नहीं ना जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की वैल्यू होती है। और मैं वहाँ देखा है, वो पूरी पाकिस्तान की वैल्यू खराब करता है। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ भाई, तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ जो शनाख्ती कार्ड लगा हुआ है ना, उसके ऊपर जो हमने पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो हम भी, वो फिर हमें भी पकड़ के। अब वैल्यू अच्छी हो गई भाई थोड़ी सी, जैसे आजकल तो थोड़ा सा मामला 6-8 महीने में जब से वो इंडिया की वॉर जीते हैं, फिर ये थोड़ा मामला अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ी वैल्यू तो बढ़ गई कम से कम। अभी लेकिन अभी वीजे नहीं दे रहे मेरे ख्याल से, मैंने भी पूछ रहा था, सऊदीया के वीजे नहीं मिल रहे हैं अभी तो। हज की वजह से बंद है, और दुबई के दे रहे हैं। हाँ देखिए, दे तो सब कुछ मिल तो रहा है, जा तो रहे हैं ना लोग, लेकिन वो भी अब चेक एंड बैलेंस ज्यादा कर दिया, बस थोड़ा सा है, स्ट्राइक हो गया। पहले तो हर किसी को मिल जाता था, अब वो थोड़ा चेक में क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फैमिली है तो फिर मिल ही जाता है। तो अच्छा, मुझे बस ये था कि अब हमने तो एसी पे बात की है, मैकेनिक पे कौन कौन सी कैटेगरीज एक्टिवली प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं? हम लोग इस वक्त कार मैकेनिक्स, बाइक मैकेनिक्स, जनरेटर मैकेनिक्स, सीसीटीवी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल, टर्माइट्स, और इसके अलावा क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग, कोई डीप क्लीनिंग रूम्स वगैरह की होती है वो, ये सारी चीज़ें हैं। और एक आध चीज़ और होगी, ये तो मेन हमारी सर्विसेज हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा कौन सी चल रही है आपकी? मैं कहता हूँ देखिए, हमारी ना सारी कोहोर्ट एनालिसिस के बेस पे चल रही होती है, मतलब हम कोहोर्ट एनालिसिस करते हैं सीजन वाइज। इस वक्त एसी का बूम है, सर्दियों में गीजर का बूम आ जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ गीजर चलता है, सर्दियों में एसी। तो हमारे इस वक्त टॉप नॉच होते हैं, बंदों के नखरे बढ़ जाते हैं, हमारे ही अपने लोगों के नखरे बढ़ जाते हैं, अब टाइम नहीं है और बस, ठीक है। इसके अलावा जो गाड़ी, बाइक और जनरल के मैकेनिक्स हैं, ये हमारा बहुत अच्छा चलता है, ठीक है ना। इसकी सप्लाई थोड़ी सी तंग करती है हमको, क्योंकि वो इनके कॉन्सेप्ट में कभी भी नहीं था ना कि हम घर पे जाके काम करेंगे। तो वो जो आते हैं उनको थोड़ा आहिस्ता उनकी टाइमिंग सेट होनी होती है। हमारे पास सप्लाई अच्छी है प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस की, कारपेंटर्स की, क्योंकि वो आपके घर पे आता था पहले भी, तो वो उनका माइंडसेट चेंज नहीं करना पड़ा उसको। इस वक्त अगर मेरे ख्याल में, अगर मैं रफ नंबर बताऊं, कोई 16-17 हज़ार अगर वर्कर रजिस्टर्ड है मेरे पास, उसमें से 50% इलेक्ट्रीशियंस हैं, सीसीटीवी वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तादाद 17,000 रजिस्टर्ड है, बहुत है। ये तो अभी तो हमने मेहनत नहीं करी, हमने सिर्फ, हम आपको पता है ना, बेरोजगारी बहुत है, ठीक है ना, तो आप कहीं पे भी आप बाहर बोर्ड लगा दें मुलाजमत के वहाँ के, ठीक है ना, बस आप देखें लोग, आप भाई वॉक इन इंटरव्यू के लिए अखबार में ऐड डालते हैं, आप देखें क्या होगा आपके पास, दम कॉल आना शुरू हो जाएगी। अब वो ये नहीं देखेगा, आप लिख के लगा दें मुलाजमत के भगा के, पता नहीं कौन कौन सीवी डालना शुरू कर देगा आपके पास, चाहे वो मार्केटिंग का बंदा, अकाउंट्स का बंदा हो, जो भी हो ना, वो बोलेगा भाई मुझे बस जॉब चाहिए, ठीक है ना। अब भाई हमारे साथ भी ऐसे होता है, हमारे पास जेनिटोरियल की, हमारे पास फैसिलिटी मैनेजमेंट भी होती है ना, हम इस पूरी बिल्डिंग की फैसिलिटी की मैनेजमेंट भी देख सकते हैं कि आपको जेनिटोरियल स्टाफ चाहिए, जब भी चाहिए आपकी टेंशन नहीं है, भाग जाए दूसरा लाके दे देंगे आपको। एसी आपके हर महीने चेक करेंगे, क्लीनिंग आपकी हर महीने, वॉशरूम्स की, इसकी उसकी, फ्यूमिगेशन, सब कुछ आपकी हर महीने की होगी, स्क्वायर फुट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और आपको ला के दे देंगे। अब इसके बंदे चाहिए होते हैं हमको ना, रेगुलर बेसिस पे हमारे अच्छे खासे मशरिक बैंक है, अलाइड बैंक है, सैलानी है, ईसा लैब है, चुगताई, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं ना, डिफरेंट सर्विसेज दी हुई है। अब हम लगाते हैं जेनिटोरियल स्टाफ चाहिए, भाई मार्केटिंग की लीड सीवी जाना शुरू हो जाती है। अबे भाई आप देखो तो क्या कर रहे हैं ना, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। ये जो AI आया है ना, क्या सही, जो डेवलपर्स और ये जो सब ऑटोमेशन में कंटेंट एडिटर, मैं यही बोल रहा था कि थोड़ी देर में ग्राफिक डिजाइनर्स की आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप वो लकी बंदे हैं, मुझे जो लगता है इस वक्त, जो इम्पैक्ट नहीं कर रहे AI के थ्रू। आप बल्कि इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सिस्टम को, लेकिन इम्पैक्ट, क्योंकि प्लम्बर अभी कोई चाहिए 10-20 साल चाहिए, इलेक्ट्रिशियन अभी 10-20 साल चाहिए आपके इनिशियली में। तो आपका जो स्टार्टअप है ना, वो बहुत सारे स्टार्टअप, जैसे मैं कहता हूँ बड़े जोहो कंपनी जो $1 मिलियन की है इंडिया के अंदर, कर गई है, जो ये फंस गए सैप। और ये मैंने अभी लॉन बस ने जो कल बात बोली है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं दुनिया के अंदर, ये 6 से 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो बिल्ड, और क्योंकि अभी जो मैं क्लाउड यूज़ किया, जिसमें मैंने आपको बताया रिसर्च, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 3 लोग होते थे। पहले वो आपका प्रोफाइल निकालता था, नंबर, नाम, ये वो निकलेगा, आपको कांटेक्ट करता, फिर आपकी सारी वीडियो को रीड करेगा, समझेगा, ये वो। मैं आया हूँ, नमाज का टाइम था, लगा के चला गया, भाई किधर का प्रोफाइल है,
नमाज पढ़ के उनसे सारा डेटा बोला भाई इसके ये लिंक है। मैंने 2 मिनट पढ़ा, सारा समझ में आया कहानी का, जिसको पढ़ने के लिए मुझे तकरीबन 3 दिन चाहिए होते थे। ये मुझे नहीं पता आपका स्टार्टअप क्या है, मुझे समझना है, देखना है। तो जितने सॉफ्टवेयर वाले ना सब फारिग, तो आपका जो स्टार्टअप है ना वो बड़ा ही मुझे लगता है कि सेट है। सो देखें, एआई में इस इंडस्ट्री को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस जैसे स्टार्टअप्स जो आने चाहते हैं ना, जिनको जैसे हमें मुश्किल हुई ऐप बनाने में, ये वो चीज़ें इजी हो जाएंगी लोगों के लिए उसको लॉन्च करना, तो कंपेटिटर्स अच्छे आ जाएंगे आई थिंक। और ये अच्छी चीज़ है, लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लेबर को कैसे ट्रेन करेंगे? लेबर को ट्रेन करने की बात नहीं हो रही, मैं तो स्टार्टअप को आने की बात कर रहा हूँ। आने के बाद उसके साथ वो क्या होगा, वो डेफिनेटली वो ऑपरेशंस का पार्ट है, वो ऑपरेशन लेड थिंग है, वो अंदाजा है मुझे। लेकिन जो पहले होता था ना कि यार ऐप बनाना कोई नहीं बनाता, वो तो आसान, ठीक है ना, वो अब आसान हो गया, वेबसाइट बनाना आसान हो गया, तो भाई छोड़ लिए लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद फंसेंगे, ठीक है ना। तो मैं आते बहुत बच्चे, मैं उनको समझाता हूँ, देखो भाई ये मुश्किल कॉम है, तो ये कॉम जो है ना, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत वाव है, बहुत मोटिवेटेड कॉम है, अच्छी आवाम है इसके अंदर बैठी हुई है। बस उनका मसला क्या है, हमने ट्रीट उनको बिल्कुल वैसी किया है जैसे हर किसी को हम करते हैं, सबको एक ही उसमें ले आते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। आपका स्टार्टअप से मुझे एक बेनिफिट भी मुझे दिखता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोई मिलियंस के, जो आईटी की बेसिस से बने। आपने कहीं ना कहीं उसके साथ इंसान को इंटरलिंक किया है। मैं तो कहता हूँ शायद बाइक वाले भी किसी दिन ऑटोमेशन पे चला जाएगा। अगर आपका जो स्ट्रक्चर आपने जो लिया है ना, आप कितने सारी लेबर्स को करेंगे, मैं कहता हूँ तो कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ये मुझे जो उसका विजन दिखता है ना, मुझे बड़ा अच्छा विजन दिखता है कि अगर आप इस तरह के स्किल्स पे काम करें, जो टेक्नोलॉजी भी है, साथ में इंसान भी इन्वॉल्व भी है। इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी जो भी डेवलपर या डिजाइनर्स या कंटेंट राइटर्स इस तरह के जो हैं, जिनको जेनेटिक एआई ने किया, अब तो एजेंटिक एआई आ गई है, तो वो थोड़े से टास्क बेस्ड जो डेटा एंट्री वाले काम है उनको रिप्लेस करा है। लेकिन अगर उसके साथ इंसान अगर इन्वॉल्व होता तो ऐसी सर्विसेज होती। तो जो हमारे आपने कहा है कि अगर कोई भी स्टार्टअप कर रहा है तो सेल्स तो आनी चाहिए, तो इसको भी डिजाइन करते हुए करें कि क्या इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं, क्योंकि देखिए इनोवेशंस के बगैर तो सेल्स भी नहीं है ना। कि सेल्स, मैं बोलता हूँ वो इनोवेशन भी कहीं ना आ जाएगी ना। वो जो टूल्स आ रहे हैं इस वक्त के, भाई ठीक है सही, मुझे इनोवेशन लानी है। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान की इनोवेशन तो मैं चाहता ही नहीं। मैं बोल रहा भाई ऑस्ट्रेलिया में जैसे काम हो रहा है ना, वो यहाँ ले आओ, उसका आइडिया दे दो क्या, और वो बना दो मेरे लिए। वो बना लेगा बैठ के, टेक होगी, चीज़ होगी। अब उसके लिए जब वो मैन पावर है ना, या ऑफिस की भी मैन पावर चाहिए ना, वॉशरूम क्लीनर चाहिए, जो टी बॉय चाहिए, आपको चाय कौन पिलाएगा, ये थोड़ी पिलाएगी, हो जाता है पिला भी दे बाद में। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी। एआई पिला देगी, मुझे लगता है वो एआई बना तो रही है, पिला भी देगी। जितने मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर देखे ना, उनका कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं कॉफी की शॉप पे गया, कॉफी मतलब एग्जीबिशन में कॉफी का स्टॉल लगा हुआ था, वो कॉफी मशीन चल कर रहे, उन्होंने बोला भाई ये चाय किससे भी नहीं है, इंसान से भी नहीं, मशीन से भी नहीं है। मशीन वाली पे रश नहीं था, इंसान वाली पे रश क्रिएट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ हो रही, सब कुछ वही था। वो दोनों मॉडल दिखा रहे थे। वो बेसिकली सेल कर रहे थे कॉफ़ी शॉप्स को ना, कि भाई देखो भाई अब ये कॉफ़ी बना रहा है तुम्हारा ये बॉट है, वो टक 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 कॉफ़ी, कौन सी कॉफ़ी है, बस आपने प्लेस किया ऑर्डर, वो कॉफ़ी मशीन बनाना चाहिए। रोबोट था वहाँ पे, इंसान पूछ के बना रहा था, और जाहिर से उसको टाइम लग रहा था बनाने में, लाइन लग रही थी वहाँ पे। कॉफ़ी वाला कोई मसला ही नहीं। वो हाइप देख के ज़्यादा लोग आ रहे होंगे। हाँ, हाइप देख के ज़्यादा लोग आ रहे होंगे। एक तफरी थी अच्छी। वो कोई एक सजेशन अगर आप देना चाहें, आपका इतना माशाल्लाह से एक्सपीरियंस पे, इतने लोगों को जो हमारा सेल्स कर रहा है, जो स्टार्टअप्स पे रहा है, कोई एक सजेशन उन लोगों को देना पड़े कि कोई भी अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो तो इस एक पॉइंट को लाजमी कंसिडर करें बिफोर डाइव इन, कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। ये एक चीज़ होनी चाहिए। उसके लिए एक चीज़ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ एक मूवी बता देता हूँ। एक मूवी है अप स्टार्ट के नाम से, 2018-19 की मूवी है, इंडिया की। तो हमसे वो वैसे ही 10 साल आगे, तो इस पर हमारे लिए बिल्कुल सही होगी। उस मूवी में 3 दोस्त हैं और जिनके ऊपर पूरी स्टार्टअप की स्टोरी बिल्ड हुई है, कि इन्वेस्टर, पिच डेक, वैल्यूएशन, आइडिया, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं IOBM, ज़ैबिस्ट, इकरा, जियाउद्दीन, सब जगह मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई एक टाइम पे। अभी पिछले साल मैंने उनसे ब्रेक लिया। मैंने कहा भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है, शौक बहुत है मुझे, वो शौक में शुरू हो गया था विजिटिंग फैकल्टी मुझे, तो मैं वो शौक में घुसता रहा। मतलब वो दलदल है वो एक, जैसे टीचर बन जाता है, लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर, बच्चे भी सर सर सर। मैंने कहा भाई ये एक ना दलदल में घुस रहा हूँ। और लिटरली मेरे साथ जो प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग का मेरा काम है, मेरे साथ मेरे फादर भाई होते, ही जस्ट लाइक बिग ब्रदर, जैसे मेरा बड़ा भाई है, 2 बड़े भाई हैं, वो आपको अच्छा मशवरा देते हैं ना। हमेशा जब मैं फंसता हूँ दोनों भाइयों से पूछता हूँ अच्छा मशवरा, इसी तरह से वो भी अच्छा मशवरा आता है। तो मुझे ना सेशंस के पैसे मिलना शुरू हो गए थे, अभी बीच में मिल भी रहे कि आप वहाँ सेशन में आ जाएं, आपको ये पैसे मिल जाएंगे सेशन में। मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी मनी है। उन्होंने समझाया, उन्होंने तुम जो देख रहे हो ना,
पैसे तो अच्छे हैं, लेकिन ये देखो कि यार ये तुम्हारा अभी ये नहीं है, तुमने कुछ और बनाना है जो कि $1 मिलियन की चीज़ें। तुम ये 50,000 20,000 1,00,000 की चीज़ में दलदल है, टाइम भी है, हेक्टिक भी है, कुछ और सोचो। $1 मिलियन बना रहा है और बना रहे हैं चीज़ें ऐसी जो अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो पता नहीं मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ गया, लेकिन ये कि मूवी मैंने आपको बताई, और उसके बाद जो समझने सीखने की चीज़ है ना, वो ये यार कि इस मीडिया से थोड़ा आप दूर रहें, ठीक है ना। सोशल मीडिया की अपनी जो फेम गिरी है ना, कि मेरी तस्वीरें आ रही हैं सेशंस में, मैं कहीं जज बना बैठा हुआ हूँ, कहीं मैं कोई और चीज़ है जो भी आपकी तस्वीरों को आपको बताती है यार कितना बड़ा, वो आपकी जेब में पैसे ना होने के बावजूद आपको ये मशहूर कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, जिससे आपकी मेहनत नहीं हो रही, ठीक है ना। आप ये सोचो यार इसको बनाना कैसे, आप सारी वो टर्म सीखो जो इन्वेस्टर्स को चाहिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल मॉडलिंग चाहिए उसको ये देखना है कि ROI कब आएगा, ARR कब आएगा, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये आपको इन्वेस्टर है ना यार, 50,000 स्टार्टअप से मिल रहा है, बाहर से पढ़ के आया हुआ है। अब आप देख लें 2020-21-22 में जितने भी स्टार्टअप्स को फंड रेज किया था वो सारे के सारे पाकिस्तानी है, ठीक है ना। बोलना नहीं चाहिए, लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन भाई है फैक्ट यही। उन्होंने एजुकेशन बाहर से ली है, वापस पाकिस्तान आए, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, जो नॉलेज गेन की हुई है, वो उनकी वो है कि वो किसी इन्वेस्टर के आगे बैठ के बात कर सकते हैं। होमवर्क कर लो अपना किसी इन्वेस्टर के सामने बैठने के लिए। क्या होमवर्क है? 2 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्टर देगा आपके स्टार्टअप के लिए, कहाँ खर्च करोगे? अगर वो खर्च कर लो ना किसी तरीके की जगह पे, जिससे आपको ये पता हो कि मेरी अब सेल इतनी कड़ी हो जाएगी जो कि उस 2 करोड़ को कहीं मैच करती भी दिखे आपको, जिसके आप नंबर बना लो, तो आप फंड रेजिंग करने चले जाओ। आई गारंटी 98% स्टार्टअप फेल हो जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे ना, मार्केटिंग कितने की करूँ, कितने साल, उसके बाद वो 1-2 करोड़ के बाद गाड़ियां खरीदने होंगे अपनी, कि गाड़ी भी चाहिए, जनरेटर भी चाहिए, नंबर्स में, और सब कुछ करने के बाद इन्वेस्टर पूछेगा अच्छा भाई सेल कितनी होगी, तो फिर आएगा, अल्लाह माफ करे, कभी कभी पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए इस बात से, इंशाल्लाह ऐसा छक्का लगेगा ना, मजा आ जाएगा। और हम भी अक्सर ये करते हैं, इंशाल्लाह बोल के हम कुछ चीज़ों को, नहीं होने वाली चीज़ों को बोलते हैं इंशाल्लाह ये अब जो है ना वाव हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में वो हो नहीं रहा होता, क्योंकि वो उसकी नीयत नहीं होती है, उसका स्टार्ट नहीं हुआ होता। तो भाई ये फेम गेम से बाहर निकल के नंबर्स पे काम करें, ट्रेनिंग्स पे काम करें, क्योंकि आगे इन्वेस्टर $1 मिलियन डालने की बात कर रहा है यार। $1 मिलियन आपको संभालने के लिए भी आपकी पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए अच्छी। CFO नहीं होता, फाइनेंशियल संभालने के लिए लीक हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टअप्स को मेन फोकस करना है। इंक्यूबेशन सेंटर इज़ गुड, ठीक है ना, लेकिन वहाँ की आप जाते ही नहीं हो क्लास के अंदर, ठीक है ना, बंदा सिखाने के लिए आता है, आप सीखते नहीं हो कुछ भी, कि हाँ भाई ये सिखाना, वो बोलते हैं क्लास कौन लेगा। तो ये पता है आपको, ये बड़ा एक ना स्कूल वाला माहौल है इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर भी। बंदा पढ़ाने के लिए आ रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर आपके प्लेट में रख के आपको उसने रख दिया कि ये लो तहसीन भाई आए हैं, तहसीन भाई को पता है पॉडकास्ट कैसे होती है। अब आप उनकी बातें सुनने आ रहा है, क्यों? क्योंकि पीछे धंधा है, कौन टाइम बैठे। वैसे तहसीन भाई के पीछे लगे हो, तहसीन भाई पॉडकास्ट कैसे होती है, पॉडकास्ट कैसे होती है। अब वो NIC या जो भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो आपको यार प्लेट में ला के रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये कॉर्पोरेट्स हैं, ये VCs हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, आपको और क्या चाहिए? बट यू आर नॉट रेडी टू सेल। तो बेचने के लिए टीम बना ली अपनी। सबसे पहले जो आपने एक और बात कही, टीम में क्या होना चाहिए, आप अपना CFO, अपना सेल्स का बंदा, अपना टेक का बंदा अपनी टीम में लेकर आओ। जो मैं 2 बात कर रहा था लास्ट में, वो ये थी कि एक और मेरा स्टार्टअप था डू सफर, उसमें इन्वेस्टमेंट रेज हो गई थी, उसका टेक का बंदा था, वो बंदा अलीशान, उसको प्रोडक्ट बेचनी आती थी अपनी, लेकिन सेल करना कुछ और होता है, प्रोडक्ट बेचना कुछ और होता है। मैं उसकी टीम का हिस्सा बना, इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर। इन्वेस्टर्स ने मुझे पार्ट बनाया कि भाईजान ये बंदा टेक का बंदा है, आप ऑपरेशंस और सेल्स के बंदे हो, दोनों मिलकर ये स्टार्टअप चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। फिर मेरे साथ एक और साहब होते हैं आजकल ओमान में, शहजाद भाई, वो मुझे अपने साथ लीव लेके गए। बोले यार खिजर सब कुछ है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत हैं सर, मेरी बात सुने। जहाँ पे फंस जाता हूँ, मतलब बिल्कुल अननोन बंदा है ना, क्या जाके उनको पता था मैं करता हूँ, बोला तू मेरे साथ चल भाई, हर जगह घुसने के लिए तू है। मैंने कहा भाई मैं घुस जाऊंगा और सब कुछ बोल बाल दूंगा, जब वो टेक्निकल आएगा तो फिर आपकी बात। बोला हाँ टेंशन ही नहीं है कोई, हाँ ठीक है। तो वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये टीम बिल्डिंग जो है ना, ये बहुत ज़रूरी। सेल्स स्टार्ट जैसे जो जितने भी लोग हैं जो सेल्स पे अपनी इंप्रूव करना चाहे, तो कोई ऐसा टूल, कोई कोर्स, कोई बुक अगर रिकमेंड करना चाहे कि वो अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सके? ओपोनेंट जेंडर से बात करना शुरू कर दें। अगर आप ओपोनेंट जेंडर से बात अच्छे से कर सकते, वो तो सबकी ख्वाहिश है। जरूरी है। देखिए मेरा कजन है शादी, फिर ये बता ये ना, मेरा कजन है शादी आज से, और तो UK में, उसने मुझे कुछ 10-15 साल पहले बोला, मैंने उसको बोला यार इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका बता, या कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊंगा। सो बोला भाई इंडस्ट्री में जितने भी ओपोनेंट जेंडर हैं, किसी से बात करने में शर्माना नहीं है, बस उनसे दोस्तियां करो। आपको ओपोनेंट जेंडर से बात करने में कन्फ्यूजन खत्म हुई ना, आप किसी के सामने बात कर जाओगे, ठीक है ना। और वही हुआ,
ठीक है ना, हमने जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी पढ़ा, जब हमारा ये वाला एक दिमाग से फेयर निकला ना तो फिर हम हर किसी से बात कर लेते हैं। फिर दूसरा सेल्स का अपनी, मैं तो टूल वूल तो खैर मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मैं बता सकूँ, लेकिन मुझे इतना पता है प्रोडक्ट नॉलेज है ना आपके पास, और आप सामने वाले को सर और जी करके उसके दबने वाले इंसान नहीं हो। ठीक है वो सीनियर है, आप उसको एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट दो, लेकिन अगर आप यही डर रहे हो कि यार ये तो भाई उससे हाथ मिलाओ जैसे वो तुम्हें अपने आप में बहुत कुछ हो, चाहे तुम कम हो उससे, लेकिन उसके सामने प्रेजेंट करो कि अब आप तहसीन सर मेरी बात सुन ले सर मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ सर आपके लिए, वो बोलेगा भाई उससे बात करो, बेचो तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, हुसैन भाई ने अपने आप को मुझे बेचा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। उन्होंने जोहो बेचा था, जोहो सिखाया था मुझे 10 साल पहले। ठीक है ना, तो मुझे लगा अच्छे आदमी है। शहजाद सलीम अपनी ऐप समय तो, और वो लोग हमारे पार्टनर्स बन गए आज ना। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेची, ना अपने आप को बेचा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन लो, मैं अच्छा लग रहा हूँ तो तुम खुद ब खुद मेरे पास आओगे कि यार ये मेरा काम करो। तो सेल्स की जो स्किल है, मुझे लगता है कि यार आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नो हेजिटेशन, बोलो बस। आपने बोलना शुरू कर दिया सामने वाला, और उसको भी सुनो। मतलब कल लोग मुझे फोन करते हैं, शुरू हो जाते हैं, भाई जरूरी नहीं है आप बोलते शुरू हो जाओ। आप उससे 1 मिनट के लिए एक गेस्चर दिखा दो कि सर आपके पास 1 मिनट है, सर ना बोलो तो तहसीन भाई 1 मिनट बात करनी है आपसे। अब वो 1 मिनट बात नहीं होगी, वो 20 मिनट बात हो जाएगी, लेकिन आपने ये गेस कर लिया कि वो फ्री बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो वो उसका चेक करो, मूड कैसा है, टाइम कैसा है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, मैच होगी नहीं होगी, उसका पेन क्या है, उसके पेन पे हिट करो, उसके साथ बैठो, वो आपको लेके जाएगा, उसके बाद फॉलो अप करो। तो ये सेल्स तो मेरी है, मैंने तो यही सेल्स सीखी आज तक। कभी भी मैंने प्रिंटिंग के काम में आप जाके देखेंगे ना, अच्छा खासा काम करते हैं उसमें। वेबसाइट प्रिंटिंग आप मुझे नहीं समझ में, प्रिंटिंग इसके साथ प्रिंटिंग करते हैं, हाँ इसके साथ साथ ये इसी ऐप के अंदर है? नहीं, वो सेटअप बिल्कुल अलग है, वो मेरी टीम बिल्कुल अलग है, ये टीम बिल्कुल अलग है। वो टेक कंपनी है, वो सेठिया कंपनी है। वो सेठिया कंपनी, मतलब हम सेठ है ना उसमें, हम उसमें कोई टेक नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, कोई मार्केटिंग नहीं करते, कोई सोशल मीडिया का पेज नहीं है उसके अंदर, एक वेबसाइट बनी हुई है सिंपल सी। जो भी काम आता है वो सब और सब रेफरल पे आता है। मैंने तहसीन भाई को जानता हूँ, तहसीन भाई को मैंने बोला यार कहीं कोई KFC में बैठा हो ना, यहाँ बैठा हुआ यहाँ बैठा, सुनो ठीक है यार बात कराओ, मेरी बात करा दी, गए। जब आप उसको बताओगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपका इंट्रोडक्शन इस बंदे ने अच्छा कर दिया होगा, तो वो आपकी बात सुन लेगा। उसने बात सुन ली, अगर उसको समझ में आ गया तो आप बिक गए। 1 साल बाद भी क्लोज हुई लीडें, लेकिन उसको उस दिन ये समझ में आ गया था। ऑफसेट प्रिंटिंग का तो बहुत बड़ा काम है। हाँ बहुत बड़ा काम है। अगेन वो मार्केटिंग साइड से थोड़ा पीछे होता जा रहा है अभी, लेकिन जो पैकेजिंग साइड पे है दूसरे साइड पे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल अच्छा। अगर मैं बात करूँ आपका प्लान नेक्स्ट 3 to 5 years में AI के आने के बाद, क्या कुछ लगता है कि यार ये अब मैं सोच रहा हूँ कि ये चीजें कर लें? अच्छा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, और वो ये है कि देखें AI के टूल्स और इन सब चीज़ों को तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं लेकिन अपनी जितनी भी मैं काम कर रहा हूँ ना इस वक्त, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे जैसे प्रिंटिंग का काम है, ठीक है ना, प्रिंटिंग में मशीन्स का काम है, ठीक है ना, AI ज़रूर आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में AI मशीन्स यूज़ करवाना, लेकर आना, कॉस्ट वॉस्ट सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। वो फील्ड भी बिल्कुल ऐसी है कि उसमें मुझे अभी टेंशन नहीं, उसमें सीधे टेंशन है सॉफ्टवेयर थोड़ा तफरीह कर दूंगा, आ गई लाइट चले गई फिर क्या करेंगे, वो बॉट कैसे काम नहीं AI ले मैं बोलते अगर तुम ले भी आए तो अगर लाइट चली गई क्या करोगे भाई, वो तो वही रुक जाएगा। हाँ, तो और वो हैंग हो गया तो मसला हो जाएगा। तो उसमें मुझे टेंशन नहीं है कि हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह जितनी भी चीजें बिल्कुल उसमें काम कर रहा हूँ AI के ऊपर, उसमें अच्छे से अच्छे टूल लगा दिए जाए। तो मेरा अभी तक उस पर ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं दिख रहा मुझे। जो कासिब है, कासिब के अंदर मैं टेक के ऊपर काम कर रहा हूँ मुसलसल, कैप के ऊपर ना AI चैट बॉट्स फला सब चीज़ों की AI बिल्ड इन हो रही है चीज़ें, और हम उसमें काम कर रहे हैं कि हमें तो स्केल करना है। सऊदी अरब में कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, दुबई में लाइसेंस हो चुका है, पाकिस्तान में वैसे ही बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। तो हमें दिमाग में एक ही चीज़ है, हम अगर बढ़ रहे हैं तो स्केल करना है टेक के थ्रू। टेक में AI है, जहां आप सऊदी जाओगे आप बोलोगे, वो आप किसी भी एक्सटेंडेड प्रोग्राम जाओगे बोलेगा AI है, आप कुछ भी लेवल का AI कंपनी में होना चाहिए। तो हम उस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज़ें चल रही हैं। तो वो इंशाल्लाह अगले अल्लाह ज़मान मुबारक कर दे, 1 साल के अंदर बहुत अच्छा सेटअप होगा डिफरेंट कंट्रीज में भी और शहरों के पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में भी। तो ये एक विजन है कि हाँ यार ये काम हमने प्रॉपर्ली कर लेना है। फिर छोटे मोटे दूसरे काम और भी हैं, तो उसमें भी सब में हम टेक का मामला चल रहा है। बस वैसे मेरा आखिरी सवाल था ये, लेकिन एक आया है, अपने दुबई की और सऊदी की बात की है, तो यहाँ पे भी मैंने देखा बड़ा बूम आ रहा है। तो क्या आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हर कोई कह रहा है दुबई जाओ, सऊदी जाए। एक और पॉडकास्ट हुई
जाएगी, मेरे हिसाब से बात करेंगे। तो मैं बोला कि एक ये आखिरी मिशन में ना बिल्कुल आखिरी में आया, वरना मैं सजेशन ले चुका था, आखिरी सवाल ले चुका था। मैं चले यार ले जाते जाते सजेशन, कि आपका एक्सपीरियंस है ना। मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो इस मुल्क से जाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है, सही है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, ठीक है ना। मुझे भाई मेरे साथ हैं, फैमिली है, अम्मा है, बेगम है, बच्चे हैं, सास ससुर सभी हैं, तो कारोबार भी सेट है, तो मुझे कोई शौक नहीं जाने का। जो मैंने वहां जाके देखा है मुझे वो लाइफ भी पसंद नहीं आई, ठीक है ना। जो मैंने लाइफ वहां देखी है, जो बंदे कमाने के लिए गए हैं अकेले, या वो भी कोई वाव लाइफ नहीं जी रहे हैं। जंगल में मोर नाचा वाला सीन है कि हमें लगता है कि दे आर एंजॉयिंग टू मच, वो सब कुछ है, लेकिन वो भी वहां पे, मैं मेट्रो में घूम रहा था, मैंने बोला यार ये कौन लोग हैं यार। वो निकले एक पता नहीं कौन सा हफ्ता, वो मूवी देखी थी हमने रोड पे, मोबाइल में सारे लगे हुए थे, चलते आए मेट्रो में घुस गए, मेट्रो में उन्होंने एयरपोर्ट लगाया, मोबाइल में इस मूवी देखना शुरू कर दी। घर जाके वो सो जाएंगे, बेगम बच्चे से बात करेंगे, या उनकी फैमिली यहीं पे होगी तो घर में बात करेंगे, और फिर वो सो जाएंगे। पैसे कमा रहे हैं, अच्छी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लाइफ है, सब कुछ है, मगर जो चीज़ अगेन लोग पागल बोलेंगे, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान में आपके पास है ना, वो है फैमिली, दोस्त, रिलेशनशिप, सब कुछ है। कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं मेरे साथ जिसमें लगता है उस मुल्क को छोड़ देना चाहिए। कभी कोई क्राइम हो जाता है, कोई लीगल है, जिसमें मैं बोलता हूँ यार कौन से मुल्क में, लेकिन वो चीज़ें को मैं निगलेक्ट कर दूँ ना यार, तो भाई ये बाहर जाना नहीं चाहिए। दूसरा, जाना चाहिए इफ़ यू आर इन अ सर्वाइवल मूड। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको बाहर जाने का ऑप्शन मिल रहा है, आप जाएं, पैसे कमाएं, फिर कोशिश करें वापस आ जाएं। मेरा दोस्त ने भी यही किया था, जीएसटी के बाद बजाज गया, उसको मौका मिला, वो बाहर गया, उसने पैसे कमाए, पैसे कमा के वो वापस पाकिस्तान आया, उसने आगे सॉफ्टवेयर उसको खोला, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा सॉफ्टवेयर चल रहा है उसका। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल जाएं, अगर आप किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो बस करें मैनेज। नहीं, बहुत अच्छा है। कोई ऐसी बात आपको लगती है हमारे पॉडकास्ट में कोई रह गई है डिस्कशन में, मतलब आप क्लोजिंग? नहीं, आई थिंक सब कुछ सही है, और रहे तो कोई भी बात नहीं जाती, खैर रहने वाली बात है। आपका एक्सपीरियंस है यार कि ये बात है, कोई ऐसी नसीहत जाते जाते करना चाहें, कुछ भी व्हाटएवर, कि यार ये एक मेरी नसीहत है, या एक में जो किसी ने को सजेशन दिया था जो मैं देके जाना चाहता हूँ एज अ गिफ्ट, कि यार ये मेरा बस ये मेरा बिजनेस का रूल है। मेरे बिजनेस का रूल, मैं व्हाटएवर, मतलब ना, मैं एक बिजनेस का रूल बताता हूँ, लोग मेंटोर्स को वैल्यू नहीं करते, पहली चीज, और दूसरा हर किसी को मेंटोर बना लेते हैं, ठीक है ना। यू शुड फाइंड योर मेंटोर जो कि वो जवाब दे, जो उसको पता हो कि आपके शूज में आप कहाँ पे हो, ठीक है ना। वो हवाई मेंटोर ना हो जो अपनी बात करके चला जाए, ठीक है ना। तो मेंटोर, जैसे मेरे पास 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जिनको मेरे पास, जिनसे मैं डिस्कशन करता हूँ, तो उनको मेरे घर के हालात भी पता है, मेरी फैमिली के लोग भी बताएं, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, बड़ा भाई कैसा है, छोटा भाई कैसा है, फैमिली कौन है, ये क्या, और उनसे डिस्कस भी करें और उनसे मशवरा लें। क्या होता है यहाँ पे, हर किसी से मशवरा लेते हैं, मशवरा लेते रहते हैं, भाई ये नहीं है तरीका सही, ठीक है ना। किसी 1-2 लोगों को फाइंड आउट करके उनसे काम करें आप, अच्छा मेंटोरशिप वो मिलेगा। मेंटोर अच्छा ढूंढें, और जिसको भी मेंटोर बनाना है ना, लोग कांटेक्ट नहीं करते, भाई आप उसको लिंक्डइन में मैसेज कर दो, आप उसको किसी भी तरह से कांटेक्ट करो, मिल जाएगा आपको। तो मेंटोर इज द राइट पोजीशन। आप हर कोई आपका मेंटोर नहीं हो सकता, बस ये एक पॉइंट है। और लोगों को लगता है कि मुझे एक बड़ी, काफी लोगों को बोलता है, आपको लगता है कि जो प्रोफाइलिंग में इतने बिजी हैं, लेकिन आप उनको मैसेज करोगे या अवेलेबल हो जाते हैं, पर आप मैसेज में सलाम अस्सलाम वालेकुम करके प्लीज ना छोड़। आज भी आप जॉब कहाँ करते हैं? आज सुबह भी मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए हुए थे, अस्सलाम वालेकुम सर, अब मैं उसको सलाम का जवाब दूं, फिर वेट करूं, फिर वो मुझे देगा रिप्लाई। तो मेरे तो ये शुरू में, मैं बताऊं, मैंने वो सॉरी आपकी बात कर दी, मुनीब मायर का मुझे पता है कि मैं जब भी मुझे काम पड़ता है ना, मैं मुनीब भाई को मैसेज करता हूँ, वो रिप्लाई आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पूछता ये ऐप कैसे बनेगी। मैंने तो पूछता हूँ मेरी ऐप के अंदर मेरा जो पेमेंट गेटवे है ना, उसमें एक ये मसला है, आपके पास क्या चल रहा है, तो टू द पॉइंट आंसर आता है। और ये चीज़ मैंने मुनीब भाई की एक पॉडकास्ट में सुनी थी कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते तो आप स्टार्टअप ही ना करो। और दूसरा भाई, अगर मुझसे आपने बात करनी है या किसी भी अच्छे इंसान से आपने बात करनी, आप उसको 15 मिनट का टाइम लो, उससे उसको कोई लिंक भेजोगे, भाई मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, आप इस टाइम पे फ्री हैं, लिंक पे आ जाएं, और एजेंडा डिफाइन कर दो उसके अंदर, मुझे इस एजेंडे पे बात करनी है बस, और वो एजेंडा करो और निकल जाओ। वो बंदा आपको दोबारा भी टाइम देगा। आप क्या यार चाय पे आ जाओ, पहले दुनिया जान की बातें करोगे, 4 घंटा जाया करोगे, कोई काम नहीं। तो मेंटोर और लोगों से बात करने के तरीके में ये सजेशन तो आपकी बहुत अच्छी है। जो भी करें आप उसको एजेंडा या सब्जेक्ट बता दें, क्या जैसे खिजर भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे पेमेंट गेटवे का मसला है, अस्सलाम वालेकुम यार वो मुझसे ना क्लाउड नहीं चल रहा, क्या आप बता सकते हैं, आपके पास टाइम है तो 15 मिनट की कॉल कर लें, या अपना पूरा मुद्दा, तो मैं कहता हूँ सजेशन, क्योंकि हम स्कीमिंग कर नहीं पढ़ सकते, आप सिर्फ मुद्दा बता दो। तो मतलब यार लोगों को शायद अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक ऐप लगाई है, 3600 मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे मेरे पास एक दिन के अंदर, और दिन में जो घंटे हैं
वो मतलब मिनट जो होते हैं वो 1400 कुछ समथिंग मिनट होते हैं। मैंने कहा अगर एक मिनट तो नहीं है यार, नहीं रिप्लाई कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे? बोले मेरे पास ही इतना है, तो अगर जो उससे ऊपर जो सोशल होगा उसकी तो जिंदगी टूल है, मुझे भी बताएगा यार, मैं भी लगाऊंगा मेरे बस। उसे बताता पूरा बताता है कि दिन में आपकी कितनी सेंडिंग हो रही है, कितनी रिसीविंग हो रही है। लेकिन ना वो मसला जैसे मैंने उसको लगाया ना तो इंटीमेशन आ गई थी उसकी व्हाट्सएप की कि ये अच्छी ऐप नहीं है। उसमें मेरे असल में होशियारी ये लगाई थी कि बल्क मैसेज करना यार, अब एक को तो उसने बोला बेटा होशियार नहीं, हमने पकड़ लिया ब्लॉक हो जाएगा। वो मिल जाते हैं गूगल पे, जी मैं बता देता हूँ, जी व्हाट्सएप करके था, ग्रुप मैसेजेस कुछ इस तरह से जी लगा। बल तो मैं कभी भी नहीं करता इस नंबर से, वो तो मैंने वावा लिया हुआ है। किसी को अगर लगे कि मैं मेटा लिया हुआ है, वो नहीं वो बहुत मस्त, वो मेटा लिया हुआ है, मेटा यूज करता है, वो मेटा यूज करते हैं। सर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एनर्जी लेवल तो आज पूरा बूम में था, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ना मजीद लेके चलूँ। इसमें आपने कहा है कि एक अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा सऊदी या दुबई का, ठीक है, फिर आपका प्रिंटिंग का एरिया एक अलग है, उस पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कमेंट आता है कि मैंने दोबारा बैठना है, डिस्कशन करनी है, क्योंकि मैंने लिटरली वाकई में कभी बार ऐसा होता है कि पॉडकास्ट को रोकनी पड़ती है कि यार, क्योंकि टाइम लोग देखेंगे ना 2 घंटे का, बोलेंगे यार ये तो कुछ पता नहीं था। तो मैं लोगों को बोल दूंगा भाई कमेंट करना शुरू कर दें, अपने जो है ना वो कमेंट करें, एरियाज बता दें किस किस पे बात करनी, हम ले आते हैं वो दोबारा कागज, क्योंकि ये मेरे ख्याल है इसी जगह पे दोबारा वैसे भी आया है। हाँ, ये आप मेरे पास दोबारा वैसे भी आए, लेकिन पहले आप किसी और के साथ पॉडकास्ट आज मेरे साथ थी। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।